मैथ्यू ने भी टॉरिन की कक्षा की फिर से नकल की थी, इसलिए उसके पास कौशल सीखने के लिए लगभग 24 घंटे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैथ्यू ने नज़दीकी सीमा से लड़ने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया था। उनके शरीर ने आने वाले हमलों को अलग तरह से पढ़ना सीख लिया था, चोरी के बजाय ब्लॉकों के लिए स्थिति के लिए, अपने कर्मचारियों को एक चैनलिंग उपकरण और एक भौतिक हथियार दोनों के रूप में उपयोग करने के लिए। असुविधा इसके लायक थी। और जब कांस्य त्वचा अंततः विकसित हुई, तो यह और भी अधिक मूल्यवान होगी। मैथ्यू उतरने के लिए तैयार हो गया क्योंकि कारवां आयरन पीक के द्वार से लुढ़क गया। ठीक है, युवक, यह हमारे तरीकों का विदाई है। आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। आप इस आधार पर स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। कारवां मास्टर ने कहा कि वह अपने घोड़ों को उस क्षेत्र में ले जाने के लिए तैयार है जहां व्यापारियों ने अस्थायी रूप से अपनी सवारी संग्रहित की थी। मैथ्यू ने पहले से ही बेस पर पिछली बस्ती से स्थानांतरित होने वाले जागृति के रूप में पंजीकरण कराया था। उनकी पहचान एसोसिएशन के नेटवर्क के माध्यम से सत्यापित की गई थी, उनके रैंक बैज की जांच की गई थी और वह बिना किसी समस्या के गुजर गए थे। प्रशासनिक प्रक्रिया सुचारू थी, संभवतः क्योंकि नथानिएल के पत्र में आधिकारिक दस्तावेज शामिल थे। मैथ्यू ने गैरिन को अलविदा कहा, अन्य यात्रियों और गार्डों को सिर हिलाते हुए जिनके साथ उसने यात्रा की थी, फिर सीधे उस गेट से बाहर निकल गया जिसमें उसने अभी-अभी प्रवेश किया था। वह पूरी तरह से नौकरशाही की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधार में आएगा। अब जब उसका पंजीकरण पूरा हो गया था और उसकी स्थिति की पुष्टि हो गई थी, तो उसे अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करने की जरूरत थी। कांस्य त्वचा कौशल में अभी तक महारत हासिल नहीं की गई थी। अब इसे खोना, केवल 57% दक्षता पर, पिछले 4 दिनों में उनके द्वारा किए गए सभी प्रयासों की बर्बादी होगी। टाइमर खत्म होने से पहले मैथ्यू को प्रवीणता को जितना संभव हो उतना ऊंचा करने की जरूरत थी। उसने आयरन पीक बेस की बाहरी परिधि से आगे बढ़ते हुए नथानिएल द्वारा प्रदान किए गए मानचित्र पर चिह्नित पास के शिकार क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा था। प्रमुख ठिकानों के आसपास के क्षेत्रों को छोटी बस्तियों के आसपास के क्षेत्रों की तुलना में बेहतर प्रलेखित किया गया था, जिसमें स्पष्ट पदनाम थे कि किन क्षेत्रों में जानवरों की किस स्तर की श्रेणियां थीं। मैथ्यू ने एक ऐसे क्षेत्र के लिए लक्ष्य रखा जिसे स्तर 15 से 18 जीवों के रूप में चिह्नित किया गया था। कारवां यात्रा के दौरान वह जो लड़ रहा था, उससे अधिक था, जिसका अर्थ था मजबूत हमले और तेजी से दक्षता लाभ। हालांकि वह थोड़ा अधिक शिकार का मैदान चाहता था, यह निकटतम शिकार का मैदान था जो उसकी आवश्यकताओं और समय के अनुरूप था। वह अधिक शक्तिशाली शिकार के मैदान की यात्रा करने में घंटों बर्बाद नहीं करना चाहता था, जबकि वह उस समय का उपयोग शिकार करने और अपने कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए कर सकता था। कौशल शुरू करने के लिए एक शक्तिशाली कौशल नहीं था, इसलिए इसे समझने के लिए बहुत शक्तिशाली किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया और आयरन पीक बेस से और दूर जाता गया, जंगल घना होता गया। मैथ्यू की इंद्रियां सतर्क रहीं, आंदोलन के लिए स्कैन कर रही थीं, शिकार की तलाश में चारों ओर घूमने वाले प्राणियों की गप्पी आवाज सुन रही थी। शिकार के मैदान के आसपास पहुंचने के 20 मिनट के भीतर मैथ्यू को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। 2 जानवरों के बीच एक क्षेत्रीय विवाद, एक स्तर 16 स्केल छिपकली और एक स्तर 17 कृपाण बिल्ली, दोनों एक दूसरे को एक ताजा हत्या के रूप में प्रकट होने पर खर्राटे ले रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। त्रुटिरहित बनाना। मैथ्यू ने कांस्य त्वचा को सक्रिय किया, अपनी त्वचा के सख्त होने की परिचित अनुभूति को महसूस किया, उसके आंतरिक अंग प्रभाव के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहे थे। फिर उसने दृश्य में कदम रखा, जानबूझकर खुद को 2 शत्रुतापूर्ण प्राणियों के बीच रखा। दोनों जानवर तुरंत अपने विवाद को भूल गए और नए घुसपैठिए की ओर मुड़ गए। वे दोनों पहचानते थे कि उनके सामने वाला आदमी खतरनाक था और उन्हें अपनी लड़ाई जारी रखने से पहले उसकी देखभाल करने की जरूरत थी। मैथ्यू बस दृश्य पर मुस्कुराया, वह चाहते थे कि यह परिदृश्य शुरू हो। इसलिए उसने अपनी आभा को भड़काने का कारण यह दिखाना था कि वह दोनों जानवरों के लिए कितना खतरनाक था। मैथ्यू ने अपने कर्मचारियों को रक्षात्मक रूप से उठाया लेकिन हमला नहीं किया। हालांकि वह शक्तिशाली था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अकेले अपने शरीर से 2 शक्तिशाली जानवरों को ले सकता था। किसी भी खतरनाक या घातक हमले को रोकने के लिए उसे अपने साथ कर्मचारियों की आवश्यकता थी।
वह जानवरों को कम आंकने वालों में से नहीं था, खासकर एक नए क्षेत्र में जिसे उसने अभी अभी खोजना शुरू किया था। कृपाण बिल्ली ने अपने पंजों को मारने के लिए बढ़ाया। टकराव। मैथ्यू ने चकमा देने के बजाय पहले अपने कर्मचारियों के साथ ब्लॉक किया, कृपाण बिल्ली के पंजे के हमले के बीच की ताकत का आकलन किया। हमले ने उनके शरीर को थोड़ा हिलाया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान बन गई क्योंकि उसने चकमा देने के बजाय अपने अग्रभाग से अगले हमले को अवरुद्ध कर दिया। उसके शरीर में दर्द फैल गया, लेकिन वह बिना किसी समस्या के हमले को रोकने में सक्षम था। कांस्य त्वचा प्रवीणता बढ़कर 58% हो गई। स्केल छिपकली ने अपनी दूसरी तरफ से हमला किया, उसकी पूंछ विनाशकारी बल के साथ चारों ओर घूम रही थी। मैथ्यू स्ट्राइक में बदल गया, जिससे यह उसकी पसलियों को प्रभावित करने लगा। पैंग! झटके ने उसके फेफड़ों से हवा निकाल दी और सक्रिय कौशल के बिना हड्डियों को तोड़ दिया होगा, लेकिन उसके प्रबलित आंतरिक अंगों ने प्रभाव का सामना किया। कांस्य त्वचा प्रवीणता 60% तक बढ़ गई। मैथ्यू ने जानबूझकर दोनों प्राणियों से हिट लेते हुए पीस जारी रखा। उसने वास्तव में खतरनाक हमलों को अवरुद्ध कर दिया, जो उसकी आंखों, गले या अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित थे, जिन्हें कांस्य त्वचा भी पूरी तरह से संरक्षित नहीं कर सकती थी। लेकिन बाकी सब कुछ, उन्होंने अपने शरीर को रक्षात्मक कौशल के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में उपयोग करते हुए उतरने की अनुमति दी। जानवर तेजी से निराश हो गए क्योंकि उनके हमले उनके शिकार को नीचे लाने में विफल रहे। मैथ्यू ने कभी कभी मामूली आग के विस्फोटों या पृथ्वी के स्पाइक्स के साथ जवाबी कार्रवाई की, उन्हें व्यस्त रखा लेकिन उन्हें सीधे नहीं मारा। प्रशिक्षण जारी रखने के लिए उन्हें जीवित और आक्रामक की आवश्यकता थी। समय जल्दी बीतता गया, लेकिन आराम से नहीं। राक्षसों द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। जब आपके पास उन्हें राख में बदलने की क्षमता थी, तो जवाबी कार्रवाई किए बिना करना काफी मुश्किल काम था। कांस्य त्वचा प्रवीणता बढ़कर 89% हो गई। कृपाण बिल्ली अंततः एक विशेष रूप से शातिर संयोजन पर उतरी। मैथ्यू के कंधे पर निशाना साधते हुए तुरंत एक पंजे की हड़ताल हुई। दोनों हमले जुड़े हुए थे। बिल्ली के दांत उसकी त्वचा के माध्यम से डूब रहे थे, जिससे रक्त बह रहा था। मैथ्यू ने दर्द के खिलाफ अपने दांत पीस लिए, लेकिन अधिसूचना दिखाई देने पर संतुष्टि महसूस की। कांस्य त्वचा प्रवीणता बढ़कर 75% हो गई। कांस्य त्वचा प्रवीणता बढ़कर 95% हो गई। लगभग वहां, बस कुछ और हमले। मैथ्यू ने दांत पीसते हुए सोचा। क्षति जमा हो रही थी और यह उसके शरीर और दिमाग पर भारी पड़ने लगा। स्वास्थ्य औषधि अब पर्याप्त नहीं थी, वह थक गया था। मैथ्यू ने अपनी रणनीति को थोड़ा बदल दिया, जिससे स्केल्ड छिपकली को उसकी पीठ के खिलाफ एक पूर्ण शक्ति पूंछ हड़ताल करने की अनुमति मिली। प्रभाव ने उसे कई कदम आगे बढ़ा दिया। सुरक्षा के बावजूद उसकी रीढ़ की हड्डी विरोध में चिल्ला रही थी। कांस्य त्वचा प्रवीणता बढ़कर 98% हो गई। कृपाण बिल्ली फिर से उछली, इस बार तेजी से उत्तराधिकार में मैथ्यू की छाती पर पंजे के दोनों सेटों को रेक करने का प्रबंधन किया। उसके धड़ पर 4 समानांतर रेखाएं खुल गईं, रक्त पिछले घावों की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से बह रहा था। कांस्य त्वचा प्रवीणता 100% तक बढ़ गई। कांस्य त्वचा अधिकतम दक्षता तक पहुंच गई है। उसके रेटिना में चमकती आखिरी अधिसूचना को पढ़कर उसके चेहरे पर एक अगोचर मुस्कान बन गई। बम! उसने आने वाली कृपाण बिल्ली की ओर एक शक्तिशाली किक मारी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह कुछ मीटर आगे उड़ गई। स्केल छिपकली ने संक्षिप्त खिड़की का उपयोग करने की कोशिश की, जबकि मैथ्यू का पैर अभी भी हमला शुरू करने के लिए नीचे आ रहा था। अगर मैथ्यू अपने रक्षात्मक रुख में बने रहते तो हमला सफल होता। उसने स्केल छिपकली को उसके शरीर पर अपने डंडे से मारा। प्राणी ने एक दर्दनाक फुफकार निकाली क्योंकि उसे बगल में गिराया गया था, जो हड़ताल के पीछे की सरासर शक्ति से अंडरग्राउंड के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी तरह की ताकत के एक और शक्तिशाली हमले से डरकर छिपकली तुरंत पीछे हट गई, सहज रूप से मैथ्यू के रुख और आचरण में अंतर को महसूस कर रही थी। वह इंसान जो निष्क्रिय रूप से हमलों को अवशोषित कर रहा था, एक सक्रिय खतरे में बदल गया था। वर्षों से जंगल में रहने के कारण स्केल छिपकली को खतरे की अच्छी धारणा थी, जो उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति से आई थी, और वर्तमान में मैथ्यू सिर्फ कोई खतरा नहीं था, बल्कि एक बड़ा खतरा था।
मैथ्यू ने अपने सामने दो जानवरों पर नजर रखते हुए अपनी पूरी स्थिति को खींच लिया। नाम मैथ्यू। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन बख्तरबंद टैंक। स्तर 18-27%। जीवन जीते हैं 4436। ताकत 27, चपलता 29, संविधान 32, मन 39, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला 5 तत्व आत्मीयता दृढ़ता कांस्य त्वचा। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। कांस्य त्वचा। रैंक सामान्य। स्तर 1 विकसित करना। विवरण उपयोगकर्ता की त्वचा को सख्त करता है। आंतरिक अंग अपने सामान्य स्थायित्व और प्रभाव क्षति के प्रतिरोध को दोगुना कर देते हैं। अंततः अपने कौशल को विकसित करने की क्षमता के साथ मैथ्यू ने संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत इसे शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करना शुरू कर दिया। कांस्य त्वचा स्तर 1-2 जीवन का उपभोग। कांस्य त्वचा स्तर 2-3-4 जीवन का उपभोग। कांस्य त्वचा स्तर 3-4-8 जीवन का उपभोग। कांस्य त्वचा स्तर 8-9 256 जीवन का उपभोग। कांस्य त्वचा स्तर 9-10 512 लोगों की जान गई। कुल जीवन का उपभोग 1022। आपका कौशल कांस्य त्वचा सिल्वर स्किन में विकसित हुई है। चांदी की त्वचा। रैंक असामान्य। स्तर अधिकतम। विवरण उपयोगकर्ता का शरीर क्षति के प्रति अधिक लचीला हो जाता है। गैर जादुई हथियार त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑर्डर हथियारों और जानवरों के हमलों के खिलाफ 5 से 20% क्षति में कमी प्रदान करता है, हथियार की गुणवत्ता और हमले की शक्ति के आधार पर स्केलिंग में कमी के साथ। मैथ्यू ने कौशल में तुरंत लाए गए बदलाव को महसूस किया। कौशल के विकास के प्रभावी होने पर उसकी त्वचा एक संक्षिप्त क्षण के लिए झुनझुनी हो गई। हालांकि कौशल का विकास नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से अंतर महसूस कर सकता था। पहले की लड़ाई के दौरान उसने जो घाव जमा किए थे वे अभी भी बने हुए हैं, हालांकि अब वे काफी कम चोट पहुंचाते हैं। रक्तस्राव भी थोड़ा धीमा हो गया था। दो जानवरों ने अपने अवसर को भांपते हुए, जबकि मैथ्यू का ध्यान विभाजित लग रहा था, एक साथ हमला किया। कृपाण बिल्ली बाईं ओर से आई, जिसने अपने हस्ताक्षर पंजे की हड़ताल शुरू की। स्केल छिपकली ने दाईं ओर से अपनी पूंछ को चाबुक मारा। दोनों हमले एक साथ उतरे, उसे अभिभूत करने के प्रयास में। अपने नए विकसित कौशल का परीक्षण करने के इरादे से मैथ्यू ने दोनों हमलों को बिना किसी अवरोध के सीधे अपने शरीर पर उतरने की अनुमति दी। कृपाण बिल्ली के पंजे उसकी बाहों में घूम गए, लेकिन पहले की तुलना में काफी अधिक प्रतिरोध पाया। जो गहरे घाव होने चाहिए थे वह उथले खरोंच बन गए। स्केल छिपकली की पूंछ ने अपनी पूरी ताकत से उसके दाहिने कंधे पर प्रहार किया, लेकिन जो प्रभाव पहले उसे पीछे की ओर ले जाता था, उसने मुश्किल से अपना रुख बदला। मैथ्यू का पैर जंगल के फर्श में मजबूती से लगा हुआ, दोनों हमलों की संयुक्त शक्ति को अवशोषित कर लिया। दोनों प्राणी भ्रम में अपने असफल हमलों को देखते रहे। वही हमले जो कुछ मिनट पहले खून खींचते थे, अब लगभग अप्रभावी लग रहे थे। मैथ्यू ने आंतरिक रूप से परिणामों का आकलन किया। कौशलशालीनता से शक्तिशाली था, निश्चित रूप से अजेय नहीं था, लेकिन उसकी रक्षात्मक क्षमताएं लगभग दोगुनी हो गई थीं। दोनों जानवरों से लड़ने के अपने पहले के अनुभव के अनुसार वह अब उन हमलों का सामना कर सकता था जो पहले महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाते थे। हमले शक्तिशाली थे, लेकिन अब धमकी नहीं दे रहे थे। उसने प्रभाव को महसूस किया, उनके पीछे की शक्ति का मूल्यांकन किया और बस सहन किया। मैथ्यू की मुस्कान ठंडी हो गई। मेरी बारी। मैथ्यू की आभा काफी बदल गई, जिससे तत्काल क्षेत्र में हत्या के इरादे से बाढ़ आ गई। स्केल छिपकली और कृपाण बिल्ली दोनों ने तुरंत बदलाव महसूस किया और दूरी बनाने की कोशिश की, अपने रक्षात्मक उपायों को तैनात करने की तैयारी की। दुर्भाग्य से उनके लिए, इससे पहले कि वे आसपास के इलाके को प्राकृतिक बाधाओं के रूप में उपयोग कर पाते, मैथ्यू के मुक्त हाथ से आग लग गई। बूम! आग की लपटों ने कृपाण बिल्ली को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया,
जो महत्वपूर्ण मन निवेश द्वारा पोषित एक केंद्रित नरक था। बिल्ली की चीख संक्षिप्त थी क्योंकि आग ने बिना किसी दया के मांस, फर और हड्डी को भस्म कर दिया। आपने एक स्तर 17 कृपाण बिल्ली को मार डाला है। तुमने 65 जीवन प्राप्त किए हैं। महाकाव्य कौशल को कम करके नहीं आंका जाना था, खासकर जब मैथ्यू अब अपनी ताकत को वापस नहीं पकड़ रहा था। उन्होंने उस हमले में काफी मन लगाया था और परिणाम दिखाए। स्केल छिपकली ने अपने अस्थायी सहयोगी की कठोर मौत को देखने के बाद भागने की कोशिश की, मुड़कर पेड़ की रेखा की ओर बढ़ गया। एक पृथ्वी की कील सीधे अपने रास्ते में जमीन से फूट पड़ी, उसकी खोपड़ी को छेद कर रही थी और लड़ाई को तुरंत समाप्त कर दिया था। प्राणी की गति ने उसे तब भी आगे बढ़ाया जब जीवन ने उसके शरीर को छोड़ दिया और वह एक पेड़ से टकरा गया, मर गया। आपने एक स्तर 16 स्केल की छिपकली को मार डाला है। तुमने 55 जीवन प्राप्त किए हैं। मैथ्यू की नज़र बख्तरबंद टैंक वर्ग पर बचे हुए समय पर पड़ी। 12 घंटे से अधिक समय बचा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले से ही उस कौशल को समझ चुका था जो वह चाहता था और उसे अधिकतम स्तर तक विकसित कर चुका था। कक्षा ने अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा किया था। खून से लथपथ समाशोधन छोड़ने से पहले मैथ्यू ने दोनों लाशों को अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहीत किया। सामग्री आयन पीक के व्यापारिक केंद्र में अच्छी तरह से बिकेगी और संसाधनों को बर्बाद करना मूर्खता थी। मैथ्यू ने आयन पीक बेस की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। उसके शरीर को हुए संचित नुकसान के बावजूद उसके कदम स्थिर थे। उसे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत थी। बिना जवाबी कार्रवाई के 2 शक्तिशाली जानवरों द्वारा लगातार पीटा जा रहा था। मानसिक और शारीरिक रूप से इसका असर पड़ा था। दर्जनों आघातों से उनके शरीर में दर्द हो रहा था। उनके घाव, जबकि सिल्वर स्किन और उनके संविधान के लिए गंभीर नहीं थे, फिर भी उनके अगले अभियान से पहले उचित उपचार की आवश्यकता थी। नाम मैथ्यू। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन बख्तरबंद टैंक। स्तर 18 42%। जीवन 3469। ताकत 27। चपलता 29। संविधान 32। मन 39। सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला 5 तत्व आत्मीयता, दृढ़ता, चांदी की त्वचा, प्रतिभा, ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। जैसे ही आयन पीक की दीवारें सामने आईं, मैथ्यू का शरीर थोड़ा शिथिल हो गया। वह किसी भी खतरे के मामले में सतर्क रहे, लेकिन तत्काल खतरे का स्तर काफी कम हो गया था। मैथ्यू ने बेस में प्रवेश किया। नथानियल ने उसे अपने हाथ में खुला नक्शा दिया था। मानचित्र में महत्वपूर्ण इमारतों जैसे कि ट्रेडिंग सेंटर, लॉर्ड्स मुख्यालय, अवेकन्स एसोसिएशन शाखा कार्यालय, आवास जिले और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के स्थान शामिल थे। मैथ्यू का पहला गंतव्य आयन पीक बेस में ट्रेडिंग सेंटर शाखा थी। वह कुछ और करने से पहले सहनशक्ति, फिर से भरने वाली औषधि और स्वास्थ्य औषधि खरीदना चाहता था। उनके हालिया प्रशिक्षण सत्र ने उनके ऊर्जा भंडार को समाप्त कर दिया था और उन्हें कुछ घावों के साथ छोड़ दिया था जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता थी। आयन पीक में ट्रेडिंग सेंटर उनके पिछले बेस की तुलना में काफी बड़ा था। कई मंजिलें, दर्जनों व्यापारी और सामग्री खरीदने और बेचने वाले जागृति के निरंतर प्रवाह ने एक हलचल भरा माहौल बनाया जो बस्ती के महत्व को दर्शाता था। मैथ्यू औषधि अनुभाग में गया और उसे जो चाहिए था वह खरीदा। सहनशक्ति पुनःपूर्ति औषधि X5। आदेश प्रथम। ग्रेड C। विवरण शरीर को केंद्रित ऊर्जा प्रदान करता है, सहनशक्ति बहाल करने में मदद करता है और शारीरिक थकावट को कम करता है। प्रभाव खपत के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रकट होते हैं। स्वास्थ्य औषधि X5। आदेश प्रथम। ग्रेड C। विवरण प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को तेज करता है, घावों को बंद करता है, क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत करता है और आंतरिक रक्तस्राव को कम करता है। खोए हुए रक्त की मात्रा को बहाल नहीं करता है, लेकिन शारीरिक आघात से उबरने में तेजी लाता है। चोट की गंभीरता के आधार पर प्रभाव अलग अलग होते हैं। प्रत्येक औषधि की कीमत उसे $2000 थी। मैथ्यू ने लागत के बावजूद संकोच नहीं किया। औषधि जीवित रहने में निवेश थी।
उन्हें उपलब्ध होने का मतलब खतरनाक स्थिति से बचने और जंगल में मरने के बीच का अंतर हो सकता है। उन्होंने उन्हें अपनी स्थानिक अंगूठी में सावधानी से संग्रहीत किया, युद्ध के दौरान आवश्यक होने पर त्वरित पहुंच के लिए उन्हें व्यवस्थित किया। वर्तमान समय में शवों की बिक्री से निपटने की जहमत नहीं उठाते हुए मैथ्यू ने ट्रेडिंग सेंटर छोड़ दिया और आवास खोजने और अंत में उचित आराम करने के लिए आवास जिले की ओर बढ़ गया। मैथ्यू ने लॉजिंग जिले में एक बड़ी सराय में से एक में प्रवेश किया, एक मजबूत 3 मंजिला इमारत जिसमें आयरन पीक रेस्ट लिखा हुआ था। सराय का मालिक, एक 40 साल की महिला जिसकी तीखी आंखें थीं, लेकिन एक नरम मुस्कान थी, मैथ्यू काउंटर के पास पहुंचते ही अपने बही खाते से ऊपर की ओर देखा। स्वागत है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? उसने पूछा। मुझे एक रिकवरी रूम की जरूरत है, मैथ्यू ने सीधे कहा। सराय के मालिक ने सिर हिलाया, एक अलग बही खाता निकाला जिसमें उपलब्ध सुविधाओं को सूचीबद्ध किया गया था। आप कौन सा ग्रेड चाहते हैं, सर? हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध बी ग्रेड रिकवरी रूम के माध्यम से ही है। मैथ्यू ने संक्षेप में विचार किया। सी ग्रेड ठीक है। उन्हें कोई गंभीर अल्पकालिक या दीर्घकालिक चोटें नहीं थीं, उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान जानबूझकर हिट लेने से नुकसान जमा किया। एक शालीनता से बनाया गया रिकवरी रूम उसके उपचार में तेजी लाने और उसके ऊर्जा भंडार को बहाल करने के लिए पर्याप्त होगा। यह 1 घंटे के लिए $5000 होगा, सर। यदि आप अधिक समय तक रुकते हैं, तो आपसे बस वही दर वसूल की जाएगी, सराय के मालिक ने तथ्यात्मक रूप से कहा। मैथ्यू ने बिना किसी शिकायत के सिर हिलाया। यह रिकवरी रूम के लिए मानक मूल्य था। वे किसी भी तरह से सस्ते नहीं थे, लेकिन उनके मूल्य ने लागत को उचित ठहराया। वे जागृति करने वालों द्वारा बनाए गए थे, जिनके पास रून मास्टर या उसके विविधताएं, जादूगर, फॉर्मेशन विशेषज्ञ और एरे आर्किटेक्ट जैसे विशेष वर्ग थे। इन दुर्लभ वर्गों ने जादुई संरचनाओं को सीधे भौतिक स्थानों या वस्तुओं में अंकित करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे स्थायी प्रभाव पैदा हुए जो सामान्य जादू को दोहरा नहीं सकते थे। एक रिकवरी रूम ने हर सतह में उकेरे गए सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए रूनिक संरचनाओं के माध्यम से मन को चैनल करके काम किया, चाहे वह दीवार, फर्श या छत हो। इन संरचनाओं ने एक ऐसा वातावरण बनाया जिसने नाटकीय रूप से प्राकृतिक उपचार को तेज किया, सूजन को कम किया और शरीर को समाप्त ऊर्जा भंडार को बहाल करने में मदद की। ग्रेड जितना अधिक होगा, संरचनाएं उतनी ही जटिल होंगी और प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। यहां तक कि एक बुनियादी ई ग्रेड रिकवरी रूम प्रभाव बनाने के लिए एक मानक रून विशेषज्ञ द्वारा दर्जनों घंटे के सटीक रूनिक शिलालेख की आवश्यकता होती है, साथ ही मैन प्रवाहकीय धातुओं और जानवर कोर जैसी महंगी सामग्री के साथ। सी ग्रेड कमरे समय, संसाधनों और स्वयं रून मास्टर के कौशल दोनों में और भी अधिक निवेश का प्रतिनिधित्व करते थे। रून मास्टर्स की राह आसान नहीं थी। अधिकांश जागृति करने वाले जिन्होंने इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वे पहले अभयारण्य से आगे बढ़ने में विफल रहे। जो लोग सफल होते हैं, वे अपनी सेवाओं के लिए भारी शुल्क का आदेश दे सकते हैं। उनकी उन्नति में मुद्दा पूरी तरह से उनकी रचनात्मकता और उस कार्य को करने की क्षमता पर आधारित था जो उन्हें उनके प्रथम श्रेणी के विकास के लिए दिया गया था। अधिकांश फंस जाते हैं, आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। हर प्रमुख आधार पर अनुचर पर कम से कम एक रून मास्टर था, जो बस्ती के चारों ओर रक्षात्मक संरचनाओं को बनाए रखने, वसूली सुविधाओं का निर्माण करने और अमीर ग्राहकों के लिए उपकरणों में जादू को अंकित करने के लिए जिम्मेदार था। पेशा आकर्षक लेकिन मांग वाला था। एक जटिल गठन में एक भी गलती विनाशकारी मन प्रतिक्रिया का कारण बन सकती थी। अग्रिम भुगतान, सराय के मालिक ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैथ्यू ने अपने एसोसिएशन कार्ड के माध्यम से धन हस्तांतरित किया। लेन देन एक नरम झंकार के साथ पूरा हुआ। सराय के मालिक ने उसे चमकते रनों के साथ एक चाबी दी। कमरा 7, दूसरी मंजिल। जब आप प्रवेश करते हैं तो गठन स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है। टाइमर तब शुरू होता है। समझ गया। मैथ्यू ने चाबी ली और ऊपर की ओर चला गया। उसका शरीर पहले से ही राहत की उम्मीद कर रहा था कि उचित वसूली लाएगा। मैथ्यू ने रिकवरी रूम में 2 घंटे बिताए, हालांकि अनुभव उस संक्षिप्त अवधि में पूरे दिन के आराम की तरह महसूस हुआ। कमरा अपने आप में सादे दीवारों, एक आरामदायक बिस्तर और न्यूनतम साज सज्जा के साथ भ्रामक रूप से सरल था। कमरे में कहीं भी कोई रंग दिखाई नहीं दे रहे थे।
यह रून मास्टर के कौशल से बात करता है। कम अभ्यासियों ने अपने शिलालेखों को दिखाई दिया, या तो कौशल की कमी या जानबूझकर दिखावे के कारण। मैथ्यू को ईर्ष्या का एक झटका महसूस हुआ। यदि वह किसी बिंदु पर इस तरह के शक्तिशाली निर्माण कर सकता है, तो न केवल वह वसूली सुविधाओं पर भारी मात्रा में पैसा बचाएगा, बल्कि वह अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा भी प्राप्त करेगा। संभावनाएं लगभग अनंत थीं, चाहे वह विविध, रक्षात्मक या यहाँ तक कि आक्रामक रन भी हो। मैथ्यू केवल यह आशा कर सकता था कि वह अंततः काम पर एक रून मास्टर पर ठोकर खा जाएगा। वे आयरन पीक बेस जैसी प्रमुख बस्ती में भी अत्यधिक दुर्लभ थे। उन्होंने जो सीखा था, उसके अनुसार केवल एक रून मास्टर स्थायी रूप से आयरन पीक जैसे बड़े ठिकानों में तैनात था। वे सभी बेस संरचनाओं को बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर नए इंस्टॉलेशन बनाने के लिए जिम्मेदार थे। बेशक, अन्य रून मास्टर्स को आधार के साथ मदद करने के लिए कहा जा सकता है, यदि कोई बड़ी परियोजना थी जिसके लिए अधिक हाथों की आवश्यकता थी, या यदि वह रून मास्टर यात्रा कर रहा था। लेकिन आमतौर पर केवल एक ही था। और उस व्यक्ति ने मुश्किल से खुद को प्रकट किया, मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों से दूर सुरक्षित कार्यशालाओं में काम किया। इसने उसे कार्रवाई में देखना, अपनी कक्षा की नकल करना तो दूर की बात है, मैथ्यू जैसे किसी व्यक्ति के लिए लगभग असंभव बना दिया। लेकिन मैथ्यू के लिए एक समस्या अभी भी बनी रही। भले ही वह किसी तरह कक्षा की नकल करने में कामयाब रहे, मैथ्यू को यकीन था कि एक ही दिन में इसके पीछे के कौशल को समझना आसान नहीं होगा। रून क्राफ्टिंग के लिए गहन सैद्धांतिक ज्ञान, उस ज्ञान के अनुप्रयोग और मन प्रवाह पैटर्न की समझ की आवश्यकता होती है, जिसे सरल अवलोकन के माध्यम से अवशोषित नहीं किया जा सकता था। जटिलता एक सीधे लड़ाकू वर्ग से परे परिमाण के आदेश थे। इसमें काफी समय, योजना और संसाधन लगेंगे जो वर्तमान में उनके पास नहीं थे। मैथ्यू ने इस विचार को अभी के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। रून मास्टर वर्ग से एक कौशल प्राप्त करना कुछ ऐसा था जिसने निश्चित रूप से उसे भविष्य में इसे आगे बढ़ाने के लिए लुभाया जब अवसर स्वयं उपस्थित होते हैं। उन्होंने $5,000 की अतिरिक्त लागत का भुगतान करते हुए 2 घंटे के बाद रिकवरी रूम छोड़ दिया। सराय के मालिक ने बिना किसी टिप्पणी के भुगतान स्वीकार कर लिया, स्पष्ट रूप से कमरे के प्रभावों का अनुभव करने के बाद अपने सत्रों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जब मैथ्यू अपने घावों को ठीक करने, सहनशक्ति बहाल करने और मानसिक थकान को समाप्त करने के साथ पूरी ताकत में वापस आ गया था, तो उसने जंगल में वापस जाने का फैसला किया। उनके लक्ष्य स्पष्ट थे, अधिक जीवन जमा करना, अनुभव प्राप्त करना और अंतः स्तर बढ़ाना। उनका प्राथमिक उद्देश्य 25 के स्तर तक पहुंचना था, वह सीमा जो उनके प्रथम श्रेणी के विकास कार्य को ट्रिगर करेगी। प्रत्येक वर्ग के विकास ने वर्ग की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जागृति को अगले चरण में विकसित किया, दूसरा अभयारण्य जिसमें अधिक शक्तिशाली जानवर छिपे हुए थे। 26 के स्तर पर एक दूसरे क्रम का जागृत व्यक्ति 10वीं स्तर 25 प्रथम क्रम के जागरण को हरा सकता है। यह एक बड़ा अंतर था। जिन लोगों ने अपनी प्रथम श्रेणी के विकास को पूरा किया, वे उच्चस्तरीय प्राणी बन जाएंगे। मैथ्यू यही हासिल करना चाहता था, इतना शक्तिशाली बनना कि उसे चारे के रूप में न माना जाए। मैथ्यू की क्लासलेस प्रतिभा के लिए उन्हें नहीं पता था कि एक विकास कार्य क्या होगा। सिस्टम ने कोई संकेत नहीं दिया था, कोई मार्गदर्शन नहीं दिया था। लेकिन उन्हें संदेह था कि यह चुनौतीपूर्ण होगा, संभवतः खतरनाक होगा, और मानक वर्ग विकास की तुलना में लगभग निश्चित रूप से अद्वितीय होगा। अपने वर्तमान 18 से 25 के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुभव लाभ की आवश्यकता थी। उसे लगातार शिकार करने, अपने स्तर पर या उससे ऊपर के जीवों को लक्षित करने और अपनी दक्षता को अधिकतम करने की आवश्यकता होगी। मैथ्यू ने सराय छोड़ दी और बेस के बाहर निकलने की ओर अपना रास्ता बना लिया। प्रस्थान करने से पहले एक आखिरी बार अपनी स्थिति की जांच की। स्तर 18, 42%। आयरन पीक बेस और उनके पिछले निपटान के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर मृत्यु की लागत थी। इस आधार के आसपास मौत की सजा 100 जीवन थी, किसी भी तरह से एक छोटी राशि नहीं। यह छिपे हुए क्षेत्र में लागत से भी अधिक था, जो यह देखते हुए समझ में आता था कि इस क्षेत्र में सबसे कमजोर जानवर भी 15 स्तर के थे और चारा माने जाते थे। जैसे ही मैथ्यू गेट से बाहर निकलने वाला था, उसने एक आवाज सुनी जिसने उसे रोक दिया। मैथ्यू, क्या वह आप हैं?
मैथ्यू ने अपने पुराने सहपाठियों में से एक को उसकी ओर चलते हुए पाया। उसकी अभिव्यक्ति सदमे और घबराहट का मिश्रण थी। मैथ्यू, वह वास्तव में आप हैं। आप यहाँ कैसे हैं? क्या आप समारोह के दौरान एक कक्षा को जगाने में असफल नहीं हुए? जैक, उनके पूर्व सहपाठियों में से एक, ने पास आते ही बात की। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। मैंने एक कक्षा को जगाया। जागृति का पत्थर खराब हो गया होगा। क्या आप कुछ चाहते हैं? मैथ्यू ने संलग्न होने का फैसला किया था क्योंकि जैक उनकी कक्षा के अच्छे छात्रों में से एक था। वे कभी भी करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन जैक उसके लिए सभ्य था जब दूसरों ने नहीं किया था। मैथ्यू ने हमेशा से होने वाले विनम्र आदान प्रदान को बनाए रखने का फैसला किया। बधाई हो यार, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। जैक की मुस्कान वास्तविक लग रही थी। मैंने तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। क्या आप हाल ही में आए हैं? मैथ्यू ने सिर हिलाया। हाँ, आज ही आया हूं। मैं देख रहा हूं। जैक का उत्साह स्पष्ट था। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बस मुझे बताएं। मैंने यहां एक अनुभवी के साथ दोस्ती की। मेरे अनुमानों के अनुसार मुझे वर्ष के अंत तक अपने वर्ग के विकास तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। इसके लिए शुभकामनाएं। खैर, मैं बाहर जा रहा हूं। मुझे कुछ काम करने हैं। रुको, जैक ने कहा कि मैथ्यू ने मुड़ना शुरू कर दिया। क्या आपने सारा के बारे में सुना है? वह वास्तव में 1 महीने पहले इस बेस में थी, लेकिन अब वह मार्कस, लीना और एड्रियन के साथ दूसरे अभयारण्य में चढ़ने वाली है। मैथ्यू अपने ट्रैक में रुक गया। उसके हाथ अनैच्छिक रूप से भींच गए, फिर धीरे धीरे छोड़ दिए। जैक ने जारी रखने से पहले आह भरी। मैथ्यू की प्रतिक्रिया से बेखबर प्रतीत होता है। कुछ लोग अपनी खुद की एक अलग लीग में हैं, आप जानते हैं? इतनी जल्दी दूसरे अभयारण्य में चढ़ने के लिए। यह वास्तव में अच्छा होना चाहिए। उन्होंने हमारे साथ ही एक ही समय में एक वर्ग को जगाया, लेकिन वे पहले से ही पहले अभयारण्य को पीछे छोड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। जैक को मैथ्यू के स्वर में बढ़त पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सुना है कि सारा को दूसरे अभयारण्य गिल्ड के लिए किसी तरह का विशेष निमंत्रण मिला है। जब वह चढ़ती है तो वे उसे उपकरण, प्रशिक्षण, पूरे पैकेज के साथ स्थापित करने जा रहे हैं। इस तरह के संबंध होना अच्छा होना चाहिए। वैसे भी, मैंने सोचा था कि आप जानना चाहेंगे क्योंकि आपके और सारा का किसी बिंदु पर रिश्ता था, आप जानते हैं। बहुत पागल है कि हर किसी के रास्ते कितने अलग हो गए हो। हाँ। जैक आखिरकार मैथ्यू की छोड़ने की इच्छा को पकड़ने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। वहां से शुभकामनाएं। शायद हम फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। हो सकता है, मैथ्यू ने कहा, पहले से ही गेट की ओर वापस मुड़ रहा था। सारा और दूसरी पीढ़ी के कचरे के साथ उसने समूह में जाना था। वह अपनी वर्तमान पहुंच से आगे बढ़ रहा था, एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था जहां सबसे कमजोर जीव दूसरे क्रम के जानवर थे जो कीड़ों की तरह प्रथम अभयारण्य जागृत करने वालों को कुचल सकते थे। मैथ्यू ने विचारों को एक तरफ धकेल दिया क्योंकि वह गेट से बाहर निकला और अपने चुने हुए शिकार के मैदान की ओर बढ़ गया। सारा के स्वर्गारोहण ने उसके रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं बदला। उसने अपनी प्रगति के बारे में जानने से बहुत पहले अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे और वे लक्ष्य अपरिवर्तित रहे। वह तब तक शक्ति जमा करना जारी रखने जा रहा था जब तक कि वह किसी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, भले ही उन्हें कोई लाभ दिया गया हो। जैसे ही उसने अपने शिकार स्थल की ओर अपना रास्ता बनाया, मैथ्यू ने महसूस किया कि अपने गंतव्य की ओर चलना या दौड़ना बिल्कुल अच्छा विचार नहीं था। मुझे यात्रा के लिए अपने लिए एक घोड़ा खरीदना चाहिए था। जब मैं बेस पर वापस आऊंगा तो मैं एक खरीदूंगा, मैथ्यू ने खुद से बुदबुदाया। हर शिकार के मैदान में अपने ईश्वर प्रदत्त पैरों का उपयोग करना अक्षम था, खासकर आयरन पीक बेस के आसपास के क्षेत्रों में। एक उचित माउंट यात्रा के समय में काफी कटौती करेगा और वास्तविक युद्ध के लिए ऊर्जा का संरक्षण करेगा। जैसे ही मैथ्यू जंगल से गुजरता रहा, आगे से उसके कानों तक युद्ध की आवाजें पहुंची। हताश चीखना और शूटिंग, कुछ बड़े और निश्चित रूप से शक्तिशाली के भारी प्रभावों के साथ।
मैथ्यू उस दिशा में तेजी से बढ़ गया जिससे आवाजें आ रही थी। मार्कस, सावधान रहें। मैं उन दोनों को पकड़ नहीं सकता। कोई मदद करो। मेरा पैर कुचल गया है। हमें पीछे हटने की जरूरत है। यह एक गलती थी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। मैथ्यू करीब आया, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। पेड़ों के माध्यम से उसने गंभीर संकट में 5 जागृति के एक समूह को देखा, जानवरों द्वारा नष्ट किया जा रहा था जिन्हें वे स्पष्ट रूप से संभाल नहीं सकते थे। 2 विशाल भूरे रंग के जीव पार्टी की सुरक्षा को फाड़ रहे थे। मैथ्यू ने तुरंत 2 जानवरों को पहचान लिया। उसने इस बेस के आसपास के जानवरों के बारे में कई चीजें सीखी थीं, और एरमपिंट इन जानवरों में से एक थे जिनके बारे में उसने गार्डों और कारवा मास्टर से सीखा था। प्रत्येक का वजन 1 टन के करीब था। वे दूरी पर गैंडों से मिलते जुलते थे, लेकिन पुरानी सभ्यता के गैंडों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक थे। इनमें मोटी खाल थी जो अधिकांश हथियारों को खदेड़ती थी। उनकी नाक पर बड़े, नुकीले सींग और लंबी रस्सी जैसी पूंछ जिन्हें वे चाबुक की तरह इस्तेमाल करते थे। एक जागृति पहले से ही नीचे थी, एक टूटे हुए पैर को पकड़े हुए। टैंक दोनों एनपेंस का ध्यान आकर्षित करने की सख्त कोशिश कर रहा था लेकिन असफल हो रहा था। उसकी ढाल टूट गई थी और उसका रुख अस्थिर था। 2 योद्धाओं ने उसके साथ हमला किया, जो मुश्किल से प्राणियों के प्राकृतिक कवच में घुस गए। पीठ में एक जादूगर ने मंत्र शुरू किए जो जानवरों को चोट पहुंचाने से ज्यादा परेशान करते थे। एरमपिंट प्रथम अभयारण्य में सबसे शक्तिशाली पशुकुलों में से एक थे, लेकिन उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण कमजोरी उनकी जन्म दर थी। हर 2 साल में उन्होंने केवल एक बछड़ा पैदा किया। उस कमी ने सामना करने पर उन्हें मूल्यवान लक्ष्य बना दिया, लेकिन बेहद सुरक्षात्मक और आक्रामक भी। मैथ्यू ने स्थिति का आकलन किया। अगर कोई हस्तक्षेप नहीं करता तो जागृति करने वाले मिनटों में मर जाएंगे। उसके पास मदद करने की क्षमता थी, लेकिन वह एक चैरिटी कार्यकर्ता नहीं था। वह अपनी छिपी हुई स्थिति से बाहर निकला। उसकी आवाज युद्ध की आवाज पर स्पष्ट रूप से यात्रा कर रही थी। अरे, अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा प्रदान कर सकते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसने उस क्षेत्र की ओर देखा जहां 6 घोड़े बंधे हुए थे, सुरक्षित रूप से लड़ाई से दूर, घबराहट से मुहर लगा रहे थे और उनके प्रतिबंधों को खींच रहे थे। हालांकि ये घोड़े सबसे कमजोर और सबसे धीमे घुड़सवारों में से थे। वे अभी भी उसके लिए काफी अच्छे थे कि वह उसे अपने गंतव्य तक ले जाने और वापस ले जाने के लिए उपयोग कर सकता था। समूह का नेता, टैंक, पीछे नहीं मुड़ा। 2 एरमपिंट द्वारा अपने हमले को दबाने से बहुत अभिभूत था। उन सभी को ले लो। बस हमारी मदद करो, हम मरने वाले हैं। मैथ्यू मुस्कुराया। उसने अपने लिए एक मुफ्त घोड़ा और उन सभी पर दावा करने की अनुमति प्राप्त की थी यदि वह चाहता था। उसने तुरंत कार्रवाई की, दूरी को बंद कर दिया और अपने हाथ उठाए। उसकी उंगलियों के चारों ओर बिजली कड़क रही थी क्योंकि उसने भयानक तत्व को प्रसारित किया था। चैप! बिजली का एक बोल्ट उस एरमपिंट पर लगा जो घायल पैर से जागरण को रोकने के लिए उठ रहा था। बिजली प्राणी के विशाल शरीर के माध्यम से प्रवाहित होती है, इसे क्षण भर के लिए पंगु बना देती है, जबकि मांस के माध्यम से भी जलती है जहां करंट केंद्रित होता है। जानवर की गति लड़खड़ा गई और वह अपने मारने वाले झटके को पूरा करने के बजाय बगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घायल जागृत व्यक्ति आभारी भाव से पीछे की ओर दौड़ा। धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया। मैथ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले से ही रिपोजिशनिंग कर रहा था। उसके कर्मचारी चमक रहे थे क्योंकि उसने तत्वों को स्विच किया था। कई संकुचित आग के गोले बनाने के लिए शाखाओं में आने से पहले टिप पर आग इकट्ठा हो गई, जिसे उसने विस्फोट की ओर तेजी से उत्तराधिकार में लॉन्च किया। लकवाग्रस्त एरमपिंट, जो अभी भी बिजली के झटके से उबर रहा था और खुद का ठीक से बचाव करने में असमर्थ था, बिना किसी बचाव के पूरे बैराज को सिर पर ले गया। पहला आग का गोला उसके सिर पर लगा। दूसरा और तीसरा उसके धड़ से टकराया। प्रत्येक विस्फोट ने कमजोर खाल को फाड़ दिया कि बिजली पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। कुल 3 आग के गोले के भीतर एरमपिंट ढह गया। उसके जले हुए शरीर से धुआं उठ रहा था। आपने एक स्तर 18 एरमपिंट को मार डाला है। तुमने 95 जीवन प्राप्त किए हैं। मैथ्यू ने तुरंत दूसरे एरमपिंट की ओर रुख किया कि टैंक और 2 योद्धा अभी भी सख्त रूप से संलग्न थे।
प्राणी स्वस्थ, अधिक आक्रामक था और अपने साथी की मृत्यु के बावजूद पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वास्तव में यह इससे पहले मनुष्यों को मारने के लिए अधिक प्रलोभित हो गया। एरमपिंट ने एक जोर से तुरही निकाली जिससे आसपास के पेड़ हिल गए और मैथ्यू को छोड़कर जागने वाले हल्के से कांपने लगे। रास्ते से हट जाओ, मैथ्यू ने आदेश दिया। उसके स्वर में तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी। टैंक और 2 योद्धाओं ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। वे अलग होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और मैथ्यू उनका जीवन रक्षक तिनका था। वे अलग हो गए और पीछे हट गए, जिससे मैथ्यू के लिए अपना काम करने के लिए जगह बन गई। मैथ्यू ने पृथ्वी और आग को एक साथ प्रसारित किया। पत्थर जमीन से फूट पड़ा, जिससे इरमपेंट के पैर बंध गए और उसकी गति बाधित हो गई। इससे पहले कि वह अपनी ताकत से मुक्त हो पाता, आग ने उसके फंसे हुए शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। संयोजन विनाशकारी था। ठीक से चकमा देने या बचाव करने में असमर्थ, आग की लपटों ने उसे भस्म कर दिया था। चिल्लाते हुए एरमपेंट की मृत्यु हो गई। आपने एक स्तर 18 एरमपेंट को मार डाला है। आपने 100 जीवन प्राप्त किए हैं। दोनों एरमपेंट की मृत्यु के साथ घायल जागने वालों को आखिरकार सांस लेने का समय मिला। टैंक ने अपना हेलमेट हटा दिया, जिससे एक युवक को पता चला जो शायद अपने शुरुआती बिस्वा दशा में था, पसीने से भीगा हुआ था और कई कटों से खून बह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बचाया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज उनकी थकावट के बावजूद कृतज्ञता से भर गई। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। यह एक लेनदेन है। विनम्र आदान प्रदान की कोई आवश्यकता नहीं है। तूने मुझे अपने घोड़े दिए और मैंने तुम्हें बचाया। नेता ने जोर देकर सिर हिलाया। आपने अभी भी हमारी जान बचाई। जैसे ही समूह ने अपनी सांस पकड़ी और घावों का इलाज शुरू किया, कहानी सामने आई। वे एक हफ्ते पहले एक और छोटी बस्ती से आयन पीक बेस पहुंचे थे। वे सभी 15 से 16 के स्तर के थे और उन्होंने अपनी क्षमताओं को कम करके आंका था। वे अपने अनुभव के स्तर से परे एक शिकार क्षेत्र में चले गए थे और बदकिस्मत हो गए थे जब वे पहले के झगड़े से पहले से ही थक चुके थे, तो एरमपेंट का सामना करना पड़ा। यह एक क्लासिक गलती थी। उचित मूल्यांकन के बिना उनकी महत्वाकांक्षा थी। भाग्य भी उनके पक्ष में नहीं था क्योंकि उन्हें एक के बजाय 2 का सामना करना पड़ा, जिससे उनके लिए जीवित रहना लगभग असंभव हो गया। मैथ्यू बंधे हुए घोड़ों के पास चला गया, उन्हें संक्षेप में जांचने लगा। कुल 6 थे, सभी स्तर 5 से 7 थे। वे यात्रा के लिए सभ्य माउंट थे, कुछ भी असाधारण नहीं। उन्होंने एक का चयन किया जो सबसे अच्छा प्रतीत होता था। खुले आसमान के नीचे घोड़े का कोट बर्फ सफेद चमक रहा था। उसकी अयाल उसकी गर्दन के साथ एक नरम लहर की तरह बह गई और उसकी आंखें मैथ्यू की ओर देख रही थीं क्योंकि वह उत्सुकता से पास आ रहा था। इसने मैथ्यू द्वारा किया गया सब कुछ देखा था और यह प्रभावित हुआ था। करीब से मैथ्यू शांत कश में अपनी सांस को उठते हुए सुन सकता था। मैथ्यू ने इस घोड़े को उसके शांत स्वभाव और अडिग आंखों के कारण चुना था। मैं इसे ले जाऊंगा, मैथ्यू ने कहा कि उसने अपने चुने हुए माउंट को समूह से दूर ले जाने से पहले घोड़े की गर्दन को धीरे से सहलाया। आप बाकी घोड़ों को ले जा सकते हैं। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। नेता ने उसके पीछे बुलाया क्योंकि मैथ्यू जाने के लिए तैयार था। रुको। क्या हम आपका अनुसरण कर सकते हैं? आप हमारे समूह का नेतृत्व कर सकते हैं। आपके स्तर के किसी व्यक्ति के साथ हम कर सकते हैं। मैथ्यू ने बिना पीछे देखे चलना जारी रखा। ऐसा नहीं कर सकते। बेस पर वापस जाएं और अपनी चोटों का ठीक से इलाज करें। अन्यथा इस गलती से सीखने से पहले आप मर जाएंगे। उनका लहजा कठोर नहीं था, लेकिन यह कोमल भी नहीं था। मैथ्यू ने उन्हें सलाह दी थी कि वे इसका पालन करें या नहीं, अब से यह उनकी समस्या नहीं थी। समूह ने उसे जंगल में गायब होते देखा, अपने नए अधिग्रहित घोड़े का नेतृत्व किया, उन्हें अपने जीवन, 5 शेष घुड़सवारों और उनकी क्षमताओं को कम आंकने के बारे में एक सबक छोड़ दिया। नेता अपने चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ दूसरों की ओर मुड़ा। यह एक करीबी कॉल था। हमारे पास मुश्किल से कोई जीवन बचा था। अगर हम मर गए, हम वास्तव में मर चुके होते। वह सही है, चलो वापस चलते हैं
और अपनी चोटों का ख्याल रखते हैं। हम जोखिम नहीं उठा सकते, हमें और अधिक जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है। समूह ने सहमति में सिर हिलाया और वापस चला गया। मैथ्यू ने घोड़े पर सवार होने के बाद काफी दूर हो गया, इसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण किया। इसने आदेशों का अच्छी तरह से पालन किया। नए घोड़े के साथ मैथ्यू अब अधिक जमीन को कुशलता से कवर कर सकता था और वास्तविक शिकार के लिए अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर सकता था। मैथ्यू अपने इच्छित शिकार क्षेत्र की ओर बढ़ता रहा, इस बार घोड़े की पीठ पर समतल करने का वास्तविक काम शुरू करने के लिए तैयार था। जागृति करने वालों के समूह के साथ मुठभेड़ लाभदायक रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मैथ्यू को घोड़े का शौक बढ़ने लगा। पर्यावरण को नेविगेट करना निश्चित रूप से आसान नहीं था। घनी झाड़ियों, उभरी हुई पेड़ की जड़ों, गिरी हुई शाखाओं और विभिन्न बाधाओं वाला जंगल रास्ते में बिखरा हुआ था। फिर भी घोड़े ने उल्लेखनीय सादगी और शालीनता के साथ उन पर काबू पा लिया, भले ही इन युद्धाभ्यासों के दौरान उसकी गति धीमी हो गई हो। इसने अपनी चाल को सहज रूप से समायोजित किया, उन खतरों पर सावधानी से कदम रखा जो कम माउंट को ट्रिप कर देते। मैथ्यू ने अपने सफेद कोट को सराहना से सहलाया। उसने सही माउंट चुना था। जब उनका सामना एक जानवर से हुआ जो आगे का रास्ता रोक रहा था, तो मैथ्यू ने धीरे से लगाम खींच ली, साथ ही मुद्रा में एक सूक्ष्म बदलाव भी आया। घोड़ा तुरंत रुक गया, यह अच्छी तरह से प्रशिक्षित और उत्तरदायी था। मैथ्यू आसानी से उतरा और उसके सामने प्राणी का आकलन किया। जंगली स्लॉथर। स्तर 17। विवरण: सुस्ती जैसी उपस्थिति के बावजूद अविश्वसनीय चपलता वाला एक शक्तिशाली जानवर। इसका शरीर इसके फर के नीचे घनी मांसपेशियों से भरा होता है और इसके पंजे चट्टानों को काट सकते हैं। 1.5 मीटर लंबे प्राणी को देखते हुए मैथ्यू ने इसे सीमा से नष्ट करने के बजाय करीबी लड़ाई में शामिल करने का फैसला किया। शिकार का मैदान केवल 2 मील दूर था। एक बार उस सघन क्षेत्र के अंदर कई जानवरों के साथ लगातार मुठभेड़ों के बीच करीबी युद्ध कौशल में प्रशिक्षण मुश्किल हो जाएगा। मैथ्यू ने निष्कर्ष निकाला कि अब अभ्यास करना बेहतर था, जबकि उन्होंने परिस्थितियों को नियंत्रित किया है। मैथ्यू ने अपना स्टफ निकाला और जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे टकराव शुरू हो गया। आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। यह उसके सामने खड़े जानवर के लिए एक स्पष्ट चुनौती थी। स्लॉथर ने तुरंत जवाब दिया, आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ते हुए मैथ्यू की भौहें ऊपर उठ गईं। बम! मैथ्यू ने अपने कर्मचारियों के एक शक्तिशाली क्षैतिज स्विंग के साथ आरोप का सामना किया। शक्तिशाली कर्मचारी स्लॉथर के धड़ के साथ मजबूती से जुड़ गए और प्रभाव ने जानवर को कई मीटर पीछे की ओर फिसलने के लिए भेज दिया। उसके मुंह से खून बह रहा था जहां आंतरिक क्षति हुई थी। स्लॉथर गुस्से में था। इसकी आभा तेज हो गई, इसकी मांसपेशियां इसके फर के नीचे स्पष्ट रूप से उभरी हुई थीं, क्योंकि यह मैथ्यू के प्रति और भी अधिक क्रूरता के साथ फिर से चार्ज हो गया था। फुफकारना! इस बार मैथ्यू ने अपने पैर लगाए और आने वाले हमले को रोकने के लिए तैयार हो गए। मुझे दिखाओ कि तुम्हें क्या मिला है। स्लॉथर के पंजे की हड़ताल तेजी से हुई। मैथ्यू ने हमले को पकड़ते हुए अपने कर्मचारियों को क्षैतिज रूप से उठाया। बल ने उसे कई फीट पीछे धकेल दिया। उसके जूते गंदगी और पत्तियों के माध्यम से खांचे उखेरते थे। मैथ्यू की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, क्योंकि स्लॉथर ने अपने विवरण में उल्लिखित भयानक चपलता का प्रदर्शन किया। प्राणी ने अवरुद्ध हमले से गति का उपयोग धुरी करने के लिए किया। उसका शरीर धुंधला हो गया क्योंकि उसने मैथ्यू को असंभव गति से फ्लैंक किया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से प्रतिक्रिया दे पाता, पंजे मैथ्यू की पीठ पर चढ़ गए। संपर्क में आने पर उसका चेहरा मुस्कुरा उठा। शुक्र है, सिल्वर स्किन ने बहुत अधिक क्षति को अवशोषित कर लिया, जिससे गहरे घावों को रोका जा सके, लेकिन हड़ताल अभी भी चोट लगी है। उसकी पीठ पर दर्द भड़क उठा था, जहां पंजे उसके लबादे को फाड़ रहे थे और मांस बना हुआ था। मैथ्यू ने तुरंत घूमते हुए दर्द को क्रिया में बदल दिया। उनका स्टाफ एक विनाशकारी चाप में चारों ओर आया, जिसने स्लॉथर को सिर के पार पकड़ लिया, इसके पीछे उसकी पूरी ताकत के साथ। सुप्रशिक्षित। हड्डी टूटने की आवाज उसके कानों के लिए संगीत की तरह थी। स्लॉथर जंगल के फर्श पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, शक्तिशाली प्रहार से चकित और विचलित हो गया। मैथ्यू ने इसे ठीक होने का समय नहीं दिया।
उन्होंने एक तेजी से संयोजन के साथ पीछा किया। उसने उसकी पसलियों पर प्रहार किया, फिर उसके खुले गले पर, फिर एक अंतिम ओवरहेड झटका जिसने प्राणी की खोपड़ी को कुचल दिया। आपने एक स्तर 17 वाइल्ड स्लॉदर को मार डाला है। तुमने 85 जीवन प्राप्त किए हैं। मैथ्यू सीधा हो गया, सामान्य से थोड़ी कठिन सांस ले रहा था। लड़ाई संक्षिप्त लेकिन तीव्र थी। स्लॉथर की चपलता ने अपने विवरण में चेतावनी के बावजूद उसे चौंका दिया था। गति के बारे में पढ़ना और इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना पूरी तरह से अलग चीजें थीं। वह अपनी पीठ पर घावों को महसूस करते हुए धीरे धीरे वापस पहुंच गया। यह गहरा नहीं था, सिल्वर स्किन के लिए धन्यवाद, लेकिन उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसने अपनी नई खरीदी गई स्वास्थ्य औषधि में से एक को निकाली और उसे पी लिया। प्रभाव सेकंड के भीतर प्रकट हो गए। फटे ऊतक ने वापस एक साथ बुनाई शुरू कर दी, रक्तस्राव बंद हो गया, सूजन कम हो गई। 1 मिनट के भीतर घाव उथले खरोंच के लिए बंद हो गए थे जो स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएंगे। अगर मैं प्रशिक्षण के लिए करीबी सीमा के झगड़े में पड़ने जा रहा हूं, तो मुझे अपने उपकरण उतारने के लिए याद रखना होगा। मैंने बिना किसी कारण के अपना लबादा क्षतिग्रस्त कर दिया। मैथ्यू ने आह भरी, लेकिन वह पूरी तरह से निराश नहीं था। शुक्र है, लबादा $220,000 पर अपनी कीमत का हकदार था। यह स्वमन्मत फंक्शन के साथ आया था जिसने उसके परिवेश के मन का उपयोग किया था जब वह युद्ध में नहीं था। मैथ्यू ने स्लॉथर की लाश को अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहीत किया। सामग्री शालीनता से बिकेगी, फिर एक बार फिर अपने घोड़े पर सवार हो गई। मुठभेड़ शिक्षाप्रद थी। उनके करीबी युद्ध कौशल को अधिक परिष्कार की आवश्यकता थी, विशेष रूप से उच्च चपलता वाले जानवरों के लिए उनकी प्रतिक्रिया की गति जो अप्रत्याशित फ्लैंकिंग युद्धाभ्यास को खींच सकते थे। कर्मचारियों ने पहुंच और अवरोधक क्षमता प्रदान की, लेकिन वास्तव में फुर्तीले विरोधियों के खिलाफ उन्हें बेहतर जागरूकता की आवश्यकता थी। यह काम करने के लिए कुछ था। मैथ्यू को पता था कि एक फाइटर के रूप में सुधार करने में समय एक महत्वपूर्ण कारक था। दूसरों के विपरीत, वह अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से बदलने में सक्षम था, न कि केवल परिष्कृत करने में। उनके पास अस्तित्व में सभी वर्गों से सीखने की क्षमता थी और अपनी लड़ाई शैली में खामियों को बंद करने की क्षमता थी जब तक कि उन्होंने अंततः अपनी अनूठी लड़ाई शैली विकसित नहीं की। मैथ्यू हमेशा के लिए एक जादूगर होने पर भरोसा नहीं कर सकता था जो उसके विकल्पों को सीमित कर रहा था और उसके पास मौजूद लाभ उठा रहा था। इसलिए मैथ्यू अब अपनी नींव का निर्माण करेगा ताकि जब वह दूसरा अभयारण्य सेनानी बनने के लिए विकसित हो तो चीजें और अधिक कठिन न हो। मैथ्यू शिकार के मैदान की ओर बढ़ता रहा। उसका दिमाग पहले से ही लड़ाई का विश्लेषण कर रहा था और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान कर रहा था। मैथ्यू को अपने माउंट के साथ अपने गंतव्य पर पहुंचने में देर नहीं लगी, जिसे उसने मिराज कहने का फैसला किया था। नाम उचित लगा। सफेद कोट ने उसे रेगिस्तानी मृगतृष्णा की याद दिला दी जिसके बारे में उसने पढ़ा था, और कठिन इलाके में घोड़े की चिकनी गतिविधियों ने नाम को और अधिक उपयुक्त बना दिया। मैथ्यू शिकार के मैदान की सीमा के करीब पहुंचते ही उतर गया। वह मिराज के साथ अपनी तरफ से चलना शुरू कर दिया, लगाम ढीली लेकिन तैयार रखी। जबकि वह घोड़े को उसकी सापेक्ष कमजोरी के कारण युद्ध में नहीं लाना चाहता था, वह उसे अपने पीछे कहीं बांधकर नहीं छोड़ सकता था। मिराज के लिए इस जंगल में अकेले रहने के बजाय करीब रहना सुरक्षित था, जहां कोई भी गुजरने वाला शिकारी एक आरक्षित घोड़े को एक आसान भोजन के रूप में देख सकता था। शिकार का मैदान उसके सामने फैला हुआ था। यह असामान्य पौधों की विभिन्न प्रजातियों से भरा एक दिलचस्प क्षेत्र था। दांतों से ढकी पंखुड़ियों के साथ मांसाहारी फूल, शाखाओं के बीच संचार प्रणाली की तरह दिखने वाली बेलें जो स्पंदित होती हैं। यद्यपि वे खतरनाक दिखाई देते थे, ये पौधे आमतौर पर केवल वही खाते थे जो कीड़े या कमजोर प्राणी उनके पास आते थे। मैथ्यू जैसे किसी व्यक्ति के लिए वे महत्व के कुछ भी नहीं थे। वे चाहते हुए भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। मैथ्यू किसी भी हलचल के लिए सतर्क रहा, उसकी इंद्रियां बढ़ गईं। इस क्षेत्र में मृत्यु ने 200 लोगों की जान ले ली, जैसा कि उसे प्राप्त हुआ था, और माल के आधार पर अधिकांश जानवर 20 से 22 के स्तर तक थे। इन प्राणियों को बेसलाइन पर फर्स्ट ऑर्डर बी रैंक जानवरों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यदि वे किसी तत्व के साथ प्रतिध्वनित होते हैं या विशेष क्षमताएं रखते हैं,
तो वह रैंकिंग ए रैंक या यहाँ तक कि एस रैंक तक बढ़ सकती है, जैसे कि विंटर बीस्ट जिसका उसने छिपे हुए दायरे में सामना किया था। हालांकि वह सतर्क रहे, मैथ्यू अत्यधिक चिंतित नहीं थे। वह अभी अभी शिकार के मैदान की बाहरी परिधि में प्रवेश कर गया था। सबसे मजबूत खतरों का सामना करने की संभावना है कि वह सबसे अधिक ए रैंक होगा यदि वह एक का सामना करने के लिए भाग्यशाली था। जबकि ए रैंक जानवर शक्तिशाली थे, अपने जीवन और कौशल सेट की वर्तमान मात्रा के साथ, मैथ्यू का मानना था कि वह गंभीर मुद्दों के बिना उन्हें संभाल सकता है। उनकी महाकाव्य रैंक 5 एलिमेंट एफिनिटी ने उन्हें बहुमुखी प्रतिभा दी, जिसमें अधिकांश जागृति की कमी थी, और सिल्वर स्किन ने रक्षात्मक क्षमताएं प्रदान की जो खतरनाक हमलों को कमजोर कर सकती थीं। केवल इस रैंक के जानवर ही वास्तव में उसे उसकी वर्तमान शक्ति पर धमकी दे सकते थे। उनके पास उसके पुनरुद्धार बिंदु को शिविर में डालने की बुद्धि और क्षमता थी। जब तक कि उसका जीवन सूख नहीं गया, तब तक उसे बार बार मार डाला गया। इस तरह का उन्मूलन उसके लिए असली खतरा था। कोई रास्ता नहीं है कि एस रैंक जानवर आसपास के क्षेत्र में हो, मैथ्यू ने सोचा। वे बेतरतीब ढंग से मुठभेड़ करने के लिए बहुत दुर्लभ हैं, और इस क्षेत्र के बारे में मुझे प्राप्त जानकारी के आधार पर, यहाँ तक कि ए रैंक जानवरों को भी उनकी कमी के कारण पहचानना मुश्किल है। सनसनाहट। मैथ्यू के कर्मचारी सहज रूप से सामने आए, एक हमले को रोक दिया जो कहीं से भी अमल में नहीं आ रहा था। सभी मैथ्यू पंजीकृत काली गति का एक धब्बा था, असंभव रूप से तेज। क्लैक। कर्मचारियों ने अपनी बाहों को खड़खड़ाने के लिए पर्याप्त बल के साथ काले धब्बे से मुलाकात की। मैथ्यू की आंखें पीछे की ओर मुड़ी। अंत में अपराधी को कई मीटर दूर उतरते ही उसकी नजर पड़ी। एक छोटा बिल्ली जैसा जानवर, जो लगभग एक बड़ी घरेलू बिल्ली के आकार का होता है, फर का एक चिकना काला कोट होता है जो तेज धूप में चमकता था। मैथ्यू को घूरते हुए उसकी आंखें भूख से चमक उठीं, उसका शरीर एक और हड़ताल के लिए कुंडलित हो गया। मैथ्यू ने अपनी स्थिति को खींच लिया। विंडलिंग्स। स्तर 20। विवरण: एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी जो हवा में हेरफेर करने में सक्षम है। अपने पिच ब्लैक कोट के कारण अंधेरे में पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है। कमजोर संविधान लेकिन असाधारण चपलता और चुपके की क्षमताएं। अपराध और बढ़ी हुई गति दोनों के लिए पवन हेरफेर का उपयोग करता है। मैथ्यू की पकड़ उसके स्टाफ पर कस गई। विवरण ने असंभव प्रतीत होने वाले दृष्टिकोण और धुंधलेपन को समझाया जो उसने मुश्किल से पंजीकृत किया था। उसके सामने विंडलिंग्स हवा तत्व की प्रतिध्वनि के साथ एक स्तर 20 का जानवर था, एक दुर्लभ विशेषता जिसने इसे मानक बी रैंक खतरे से ए रैंक तक बढ़ा दिया। एक ए रैंक जानवर पहले से ही, यह दिलचस्प होने वाला है, मैथ्यू मुस्कुराया। यह मैथ्यू के लिए एक दिलचस्प मैचअप था। वह ए रैंक खतरों के खिलाफ अपनी वर्तमान क्षमताओं का परीक्षण करना चाहता था। उसने अपने हमलों को शुरू करने के लिए अपने मन को चैनल करना शुरू कर दिया। वह कोई मूर्ख नहीं था, वह इस शक्तिशाली जानवर को करीबी लड़ाई में शामिल नहीं करने जा रहा था। वह बिना किसी कारण के कुछ 100 लोगों की जान गंवाने की कोशिश नहीं कर रहा था, जब दूर से मुकाबला करना उसकी विशेषता थी। सनसनाहट। सनसनाहट। इससे पहले कि मैथ्यू अपना जादू बना पाता, विंडलिंग्स पहले से ही एक कदम आगे था। हवा उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी, आसपास के पत्तों को जमीन से ऊपर उठा रही थी और दूसरों को शाखाओं से फाड़ रही थी। हवा का दबाव काफी कम हो गया। लिंक्स ने एकत्रित हवा को दृश्यमान ब्लेड में संपीड़ित किया और पागल गति के साथ मैथ्यू की ओर शक्तिशाली हवा के स्लैश भेजे। मैथ्यू तुरंत पीछे की ओर कूद गया और अपने कर्मचारियों को ऊपर उठाया। पृथ्वी जमीन से फूट पड़ी, जिससे एक मोटी दीवार बन गई जिसने हवा के सभी हमलों को उस तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। बम! 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 सुप्रशिक्षित। दीवार टूटने की आवाज जल्द ही उसके कानों तक पहुंच गई। बैरियर ने अपना काम अच्छी तरह से किया था, सभी हमलों के खिलाफ बचाव करते हुए अभी भी कुछ और हमलों को बनाए रखने के लिए संरचनात्मक अखंडता बनाए हुए था जो लिंक्स तैयार कर सकता था। मैथ्यू ने अपना प्रतिवाद बनाना शुरू कर दिया क्योंकि वह दीवार के किनारे के चारों ओर झांकने लगा। हालांकि बाधा ने उसे हवा के ब्लेड से बचाया था, लेकिन इसने लिंक्स की स्थिति के बारे में उसकी दृष्टि को भी पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था।
उसके कर्मचारियों के चारों ओर कई संपीड़ित आग के गोले बन गए, जिनमें से प्रत्येक एक टेनिस बॉल के आकार का था, जो केंद्रित गर्मी के साथ चटक रहा था। लेकिन उन्होंने उन्हें तुरंत रिहा नहीं किया। वह जो कुछ भी जानता था, लिंक्स स्थानांतरित हो सकता था। उसने कुछ क्षण पहले ही इसकी सीधी दृष्टि खो दी थी और एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी उस अवसर को बर्बाद नहीं करेगा। सनसनाहट। स्नार्ल। मैथ्यू का शरीर बाईं ओर टूट गया जहां लिंक्स मध्य छलांग लगा रहा था, उसके चेहरे को काटने का प्रयास कर रहा था। इसने दीवार को चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कवर के रूप में इस्तेमाल किया था और उसे घेरने की कोशिश की थी, जबकि उसने झांकने की कोशिश की, अपने अंधे पक्ष से एक डरपोक हत्या का प्रयास किया। दुर्भाग्य से जानवर के लिए, मैथ्यू ने पिछली गलतियों से सीखा था। वाइल्ड स्लॉथर की फ्लैंकिंग पैंतरेबाजी अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। उनके कर्मचारी एक रक्षात्मक चाप में चारों ओर बह गए, लिंक्स के विस्तारित पंजों को पकड़ने से पहले कि वे मांस तक पहुंच सकें। प्रभाव ने उसकी बाहों के माध्यम से सदमे की लहर भेजी, लेकिन उसकी ताकत दृढ़ रही। फिर मैथ्यू ने अपना तैयार मंत्र बिंदुरिक्त सीमा पर जारी किया। सभी 5 आग के गोले एक साथ लिंक्स के उजागर धड़ की ओर लॉन्च किए गए, जबकि यह अभी भी हवा में था। मैथ्यू की मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि प्राणी एक जली हुई लाश के रूप में जमीन पर गिर जाएगा, लंगड़ा और पराजित हो जाएगा। सनसनाहट। लिंक्स के शरीर से हवा हिंसक रूप से निकली, जिससे वह विस्फोटक बल के साथ हवा के बीच में बड़े बड़े हो गई। मैथ्यू की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि सभी 5 आग के गोले खाली जगह से गुजरे, अपने लक्ष्य को पूरी तरह से याद कर दिया। संपीड़ित प्रोजेक्टाइल पेड़ों और पृथ्वी के पीछे फट गए, जहां लिंक्स एक सेकंड पहले एक अंश था, जिससे झुलसे के निशान और छोटे गड्ढे निकल गए। लिंक्स ने हवा में रहते हुए अपने प्रक्षेपवक्र को बदलने के लिए एक केंद्रित हवा के फटने का इस्तेमाल किया था, न कि मैथ्यू के हमले का मुकाबला करने या इसके खिलाफ बचाव करने के लिए, बल्कि खुद को पूरी तरह से आग की रेखा से हटाने के लिए। निष्पादन निर्दोष था, समय एकदम सही था। इसने जागरूकता और मौलिक नियंत्रण के स्तर का प्रदर्शन किया जो सहज जानवर के व्यवहार से कहीं आगे निकल गया था, जिसका मैथ्यू आदी था। मैथ्यू को लिंक्स के प्रदर्शन पर वास्तविक विस्मय महसूस हुआ। यह कोई औसत हवा हेरफेर नहीं था, यह तत्व के फायदों का शीर्ष पायदान, बुद्धिमान उपयोग था। लिंक्स ने गति के बुनियादी सिद्धांतों को समझा और दबाव में जटिल युद्धाभ्यास को निष्पादित करने का कौशल था। प्राणी शान से 15 फीट दूर उतरा, उसकी काली आंखें नए सिरे से तीव्रता के साथ मैथ्यू पर बंद हो गईं। यह उस चीज से बच गया था जो एक घातक झटका होना चाहिए था, और दोनों लड़ाकों को पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैथ्यू ने अपने प्रतिद्वंद्वी का पुनर्मूल्यांकन किया। यह सिर्फ एक औसत ए रैंक जानवर नहीं था, यह उस स्तर के भीतर एक असाधारण नमूना था। शायद अपने क्षेत्र का अल्फा, या कम से कम एक जानवर जिसके पास युद्ध का अनुभव उसके स्तर से कहीं अधिक है। ठीक है, मैथ्यू बुदबुदाया, असफल हमले के बावजूद उसकी मुस्कुराहट लौट आई। आपने मेरा सम्मान अर्जित किया है। आइए देखें कि आप और क्या कर सकते हैं। उन्होंने आग और हवा के तत्वों को एक साथ प्रसारित करना शुरू कर दिया, एक अधिक जटिल हमले की तैयारी कर रहे थे जिससे सरल रिपोजिशनिंग के माध्यम से बचना कठिन होगा। उसके कर्मचारियों की नोक पर आग लग गई, जबकि हवा उसके खाली हाथ के चारों ओर घूम रही थी। संयोजन आग की लपटों का एक भंवर पैदा करेगा जो आंदोलन को सीमित कर सकता है और एक व्यापक क्षेत्र को कवर कर सकता है, जिससे सीधे प्रोजेक्टाइल की तुलना में हमले को चकमा देना बहुत कठिन हो जाता है। विंड लिंक्स ने मैथ्यू की तकनीक पूरी करने का इंतजार नहीं किया। इसने पहले हमला किया, संपीड़ित हवा के ब्लेड को तेजी से उत्तराधिकार में भेजा, साथ ही साथ मैथ्यू की स्थिति के आसपास अप्रत्याशित पैटर्न में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हवा की धाराओं का उपयोग किया। विकल्प सूचक, विकल्प सूचक, विकल्प सूचक। मैथ्यू ने हवा के ब्लेड को रोकने के लिए एक अर्थ बैरियर उठाया, लेकिन लिंक्स पहले से ही तेज गति से चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। प्राणी इलाके का उपयोग कर रहा था, पेड़ों से उछल रहा था, चट्टानों को लॉन्च पॉइंट के रूप में उपयोग कर रहा था, हमले के कोण बना रहा था, जिसने मैथ्यू को सुरक्षित रहने के लिए लगातार अपने बचाव को घुमाने के लिए मजबूर किया। मैथ्यू ने अपने संयुक्त अग्निहवा के हमले को जारी किया, जिससे लिंक्स के अनुमानित पथ की ओर आग की लपटों का एक सर्पिल भंवर भेजा।
प्राणी ने उसे आते देखा और हवा के झोंके के साथ खुद को ऊपर की ओर लॉन्च किया, जिससे आग की लपटें पूरी तरह से साफ हो गई। हवाई उड़ान के दौरान इसने मैथ्यू की उजागर स्थिति की ओर हवा के हमलों की एक और बौछार को नीचे की ओर भेजा। मैथ्यू को अपने आक्रामक रुख को छोड़ना पड़ा और एक और पृथ्वी की दीवार बनानी पड़ी। हवा के ब्लेड जबरदस्त बल से टकराए, जिससे बाधा टूट गई। यह बात अथक है, मैथ्यू ने सोचा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा है, इसकी चपलता के आसपास की योजनाओं के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है। लिंक्स उतरा और तुरंत फिर से तैनात हो गया। मैथ्यू को उचित पलटवार तैयार करने के लिए कोई समय नहीं दिया। यह समझदारी से लड़ रहा था, हिट एंड रन रणनीति का उपयोग कर रहा था, कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रह रहा था ताकि लक्ष्य बन सके। मैथ्यू ने इसके बाद पानी और आग लगाने की कोशिश की, जिससे दृष्टि को अस्पष्ट करने और लिंक्स की अपने हमलों को देखने की क्षमता को सीमित करने के लिए एक व्यापक धुंध पैदा हुई। लेकिन प्राणी ने धुंध को उड़ाने के लिए बस हवा का इस्तेमाल किया, जिससे उसके देखने का क्षेत्र तुरंत साफ हो गया। आग के हमले भयानक चपलता से चकमा दिया। पृथ्वी की कील। लिंक्स ने जमीन की गड़बड़ी को महसूस किया, इससे पहले कि वे फूटें और पहले से ही आगे बढ़े। हवा के खिलाफ हवा। लिंक्स की महारत बेहतर थी, इसने मैथ्यू के हवा के हमलों को पुनर्निर्देशित किया या उन्हें अपने लाभ के लिए एक तरह से इस्तेमाल किया। मैथ्यू ने खुद को अनुमान से अधिक रक्षात्मक पाया। लिंक्स की एक छोटे से जानवर में गति, बुद्धि और मौलिक महारत के संयोजन ने एक ऐसी समस्या पैदा कर दी जिसे वह अपने सामान्य सीधे दृष्टिकोण से हल नहीं कर सका। सिल्वर स्किन रिफ्लेक्सिवली रूप से सक्रिय हो गई क्योंकि एक हवा का ब्लेड उसकी पृथ्वी की दीवार से फिसल गया, उसके कंधे पर स्क्रैप कर रहा था। नुकसान कम से कम था, लेकिन यह साबित हो गया कि मैथ्यू का ध्यान विभाजित होने पर जानवर हिट कर सकता है। मुझे रणनीति बदलने की जरूरत है। यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लिंक्स ने फिर से चक्कर लगाया, एक और हमले की तैयारी की। मैथ्यू की आंखों ने कभी भी हिलते हुए लिंक्स को नहीं छोड़ा। हालांकि वह रक्षात्मक था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह काम नहीं कर रहा था। वह लिंक्स द्वारा उपयोग की जा रही रणनीति का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था। लगभग 10 मिनट तक इससे लड़ने के बाद वह अंततः एक पैटर्न देख सकता था। प्राणी हमेशा दूर से अपने हवा के ब्लेड लॉन्च करता था, फिर उस क्षण के दौरान बंद हो जाता था जब मैथ्यू बचाव कर रहा था, अपने पंजों के साथ एक हत्या के हमले के लिए एक उद्घाटन खोजने का प्रयास कर रहा था। एक बार जब वह लय को समझ गया, तो यह पूर्वानुमानित हो गया। मैथ्यू ने जानबूझकर एक और पृथ्वी की दीवार बनाई, जो फिर से रक्षात्मक पैटर्न में गिर रही थी। लिंक्स के पवन ब्लेड ने उम्मीद के मुताबिक बाधा को मारा और प्राणी मैथ्यू की सीधी दृष्टि रेखा से बाहर चला गया। जैसा कि मैथ्यू ने अनुमान लगाया था, इसने क्षणिक कवर का उपयोग करीबी दूरी के लिए किया। हवा ने इसे एक फ्लैंकिंग हमले के लिए अंधाधुंध गति से आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार मैथ्यू तैयार था। जिस क्षण उसने मन की गड़बड़ी के माध्यम से लिंक्स के दृष्टिकोण को महसूस किया, मैथ्यू ने पृथ्वी की दीवार को पूरी तरह से छोड़ दिया और अपने बिजली तत्व को प्रसारित कर दिया। लड़ाई शुरू होने के बाद से वह इस तत्व को लिंक्स से छिपा रहा था। आग, पृथ्वी, हवा, पानी, उसने उन सभी को दिखाया था, लेकिन बिजली नहीं। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका तुरुप का पत्ता तब उतरे जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता हो। वह समय आ गया था। चैप! बिजली का बोल्ट विनाशकारी गति से फट गया, जो उसके पिछले किसी भी हमले की तुलना में तेज था। लाइटनिंग मैथ्यू का सबसे तेज तत्व था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सबसे मजबूत था। लिंक्स के पास मध्यछलांग की दिशा बदलने के लिए एक और हवा के फटने को तैनात करने का समय नहीं था। यह केवल क्षति को कम करने की कोशिश कर सकता था। हवा उसके शरीर से रक्षात्मक रूप से फट गई, लेकिन बिजली मौलिक प्रतिरोध को तोड़ दी और सच हो गई। लिंक्स के शरीर के माध्यम से बिजली प्रवाहित हुई। उसका फर अंत में खड़ा था, मांसपेशियों में ऐंठन हो गई थी, और उसका शरीर अब उसके विचारों का जवाब देने में सक्षम नहीं था। प्राणी का शरीर जमीन की ओर गिरने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए जम गया। धड़ाम! मैथ्यू ने तुरंत उद्घाटन को भुनाने की कोशिश की, लकवाग्रस्त होने पर इसे खत्म करने के लिए एक और बिजली के बोल्ट को चैनल किया।
लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लिंक्स जितना संभव होना चाहिए था उससे कहीं अधिक तेजी से ठीक हो गया। इच्छाशक्ति बल या कुछ सहज प्रतिरोध के माध्यम से यह पक्षाघात के प्रभाव को जल्दी तोड़ देता है और आंशिक रूप से स्तब्ध होने के बावजूद खुद को दूर करने के लिए हवा का इस्तेमाल करता है। अपने सदमे के बावजूद मैथ्यू न तो डगमगाया और न ही रुका। विस्तारित लड़ाई से उनके मन भंडार खतरनाक रूप से कम चल रहे थे और गंभीर रूप से घायल होने के बाद लिंक्स को भागने देना मूर्खता होगी। उनका एकमात्र विकल्प अपने आक्रामक दृष्टिकोण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना और अब लड़ाई खत्म करना था। उसने पीछे हटने वाले प्राणी की ओर एक और बिजली का झटका भेजा। लिंक्स किसी तरह चकमा देने में कामयाब रहा, हमले के बजाय एक पेड़ से टकराया और ट्रंक में एक झुलसा हुआ गड्ढा छोड़ दिया। मैथ्यू ने एक हताश निर्णय लेने से पहले अपनी सांस के नीचे छाप दिया। दर्दनाक परिणामों को जानने के बावजूद उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने शरीर के माध्यम से बिजली को प्रसारित किया। अंतर को बंद करने के लिए उसे बस एक त्वरित विस्फोट की आवश्यकता थी। फुफकारना। वह एक ठंडी सांस में चूसा क्योंकि उसके पैरों के माध्यम से दर्द हुआ। मांसपेशियों ने विद्युत प्रवाह का विरोध किया जो उन्हें सामान्य सीमा से परे मजबूर कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। वह अब सीधे लिंक्स के सामने था, एक सेकंड के एक अंश में दूरी तय कर चुका था। लड़ाई शुरू होने के बाद से पहली बार प्राणी ने उसे शुद्ध अविश्वास और भय के साथ देखा। स्पष्ट रूप से लिंक्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस मानव पर वह हावी हो रहा था वह इतनी जल्दी दूरी को बंद करने में सक्षम था। मैथ्यू आराम के लिए बहुत करीब था और लिंक्स जानता था कि वह गहरी मुसीबत में था। मैथ्यू दोनों हाथों से बाहर पहुंचा, उसकी उंगलियां अवशिष्ट बिजली से चटक रही थी। मैं तुम्हें मिल गया, शरारती किट्टी। उसके हाथ बल के साथ लिंक्स के शरीर पर जकड़ गए और उसने अपने उपलब्ध मन के अंतिम को सीधे शारीरिक संपर्क के माध्यम से प्रसारित किया। उसकी हथेलियों से बिजली प्राणी में प्रवाहित हुई, इस प्रक्रिया में दोनों को नुकसान पहुंचाया। मैथ्यू के हाथ इतने अधिक प्रवाह के संचालन से जल गए और उसके पहले से ही पस्त पैर पहले की वृद्धि के विरोध में चिल्लाए। आमतौर पर मैथ्यू बिजली का संचालन नहीं कर रहा होगा और इसे अपने हाथों के माध्यम से प्रसारित कर रहा होगा और इसे किसी और को स्थानांतरित कर रहा होगा। वह इसे छोड़ देगा जिससे यह उपयोग के लिए सुरक्षित हो जाएगा। लिंक्स को मैथ्यू से कहीं ज्यादा बुरा सामना करना पड़ा। सीधे संपर्क ने किसी भी भागने, किसी भी हवा के हेरफेर को मुक्त होने से रोका। प्राणी खर्राटे में घुसा और पीटा, लेकिन निरंतर बिजली के हमले के तहत ठीक से आगे नहीं बढ़ सका। यह मैथ्यू की पकड़ में हिंसक रूप से हिलता रहा जब तक कि अंत में दया से मैथ्यू का मन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया। बिजली कट गई और लिंक्स की आंखों में रोशनी भी बंद हो गई। उसका शरीर लंगड़ा हो गया और उसके छोटे जले हुए शरीर में जीवन का कोई निशान नहीं रह गया। आपने एक स्तर 20 विंड लिंक्स को मार डाला है। आपने 200 जीवन प्राप्त किए हैं। मैथ्यू ने जली हुई लाश को छोड़ दिया और तुरंत एक घुटने पर गिर गया, जोर से सांस ले रहा था। आह! उसके दोनों हाथ हल्के से जल गए थे और कांप रहे थे। बिजली की वृद्धि के बैकलैश से उसके पैर मुश्किल से काम कर रहे थे और उसका मन भंडार लगभग शून्य पर बैठा था। लेकिन उन्होंने विंड लिंक्स के खिलाफ लड़ाई जीत ली थी। एक एरंग जानवर के खिलाफ जिसने उसे छिपे हुए क्षेत्र में विंटर बीस्ट के बाद से किसी भी प्राणी की तुलना में कठिन धक्का दिया था। मैथ्यू ने कांपते हाथों से एक स्वास्थ्य औषधि निकाली और उसे पी लिया। उपचार प्रभाव तुरंत उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। लड़ाई ने उसके पास जो कुछ भी था उसे ले लिया था और मैथ्यू को अपने मन और सहनशक्ति दोनों को ठीक करने के लिए बुरी तरह से आराम करने की जरूरत थी। मैथ्यू लिंक्स के शरीर की ओर लंगड़ा गया। हर कदम पर उसके क्षतिग्रस्त पैरों के माध्यम से दर्द के झटके आ रहे थे। वह अपने कांपते हाथों से नीचे पहुंचा और अपनी स्थानिक अंगूठी को सक्रिय कर दिया। विंड लिंक्स की लाश जंगल के फर्श से गायब हो गई, सुरक्षित रूप से संग्रहित की गई। निष्कासन ने एक शिकारी की मौत को चिह्नित किया जिसने वर्षों तक शिकार के मैदान के इस हिस्से पर शासन किया था, मनुष्यों और जानवरों को समान रूप से आतंकित किया था, जिसमें कोई भी इसके नरसंहार और चुपके को रोकने की क्षमता नहीं रखता था। सैकड़ों आने वाले जागरण इस प्राणी के लिए मर गए थे, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते। उनके शरीर को उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में छोड़ दिया गया था जो बहुत गहरे उद्यम कर रहे थे।
आज मैथ्यू ने उसे मार डाला था। उन्हें एक अपेक्षाकृत रक्षात्मक स्थिति मिली, बड़ी चट्टानों का एक समूह जो कुछ कवर प्रदान करेगा और सावधानी से खुद को जमीन पर गिरा देगा। गहन लड़ाई के दौरान मिराज बुद्धिमानी से बहुत पीछे रह गया था और अब सावधानी से संपर्क किया, चिंता के साथ मैथ्यू को सूंघने लगा। मैं ठीक हूं, मैथ्यू बुदबुदाया, हालांकि उसकी स्थिति ने अन्यथा कहा। मुझे ठीक होने के लिए बस कुछ मिनटों की आवश्यकता है, फिर जारी रखूंगा। मिराज ने अपनी सूंघना बंद कर दिया और पास में ध्यान से खड़ा हो गया। मैथ्यू ने एक सहनशक्ति को फिर से भरने वाली औषधि निकाली और उसे तुरंत निगल लिया। उसके मन को स्वाभाविक रूप से ठीक होने में अधिक समय लगेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर कम से कम वह फिर से आगे बढ़ सकता है। मैथ्यू चट्टानों के खिलाफ वापस झुक गया, अपने कर्मचारियों को करीब रखा और अपनी थकावट के बावजूद अपनी इंद्रियों को सतर्क रखा। जंगल में आराम करना खतरनाक था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहना बुद्धिमानी नहीं होगी। जैसे ही उसकी सांसें स्थिर हो गईं और औषधि ने अपना काम किया, मैथ्यू ने लड़ाई पर विचार किया। लड़ाई की कठोरता के बावजूद यह एक मूल्यवान अनुभव था जिसे खरीदा या सिखाया नहीं जा सकता था, केवल जीवन या मृत्यु की लड़ाई के माध्यम से अर्जित किया गया था। मैथ्यू ने ठीक होने के दौरान अपनी स्थिति की जांच की। नाम मैथ्यू। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन बख्तरबंद टैंक। स्तर 18-99%। लाइव्स 3959। ताकत 27, चपलता 29, संविधान 32, मन 39, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 5। कौशल मौलिक हमला 5 तत्व आत्मीयता, दृढ़ता, चांदी की त्वचा। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। अपनी स्थिति स्क्रीन को घूरते हुए मैथ्यू की आंखें दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिशत पर हिलने से खुद को नहीं रोक सकी। वह 19 के स्तर तक पहुंचने से 1% दूर था। बस एक और मार, यहां तक कि एक निचले स्तर का प्राणी भी, और वह टूट जाएगा। गहरी सांस। मुझे बस एक और मारने की जरूरत होगी, मैथ्यू ने चट्टानों के खिलाफ आराम करते हुए बुदबुदाया। प्रतिशत लगभग मजाक उड़ा रहा था कि यह कितना करीब था। लेकिन शिकार जारी रखने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। एक बार जब उनकी चोटों का इलाज किया गया और उनके मन को लगभग 80% तक बहाल कर दिया गया, तो मैथ्यू ने उठने और फिर से शिकार शुरू करने का फैसला किया। पूरी तरह से ठीक होने में घंटों लगेंगे जिन्हें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, और अधिकांश मुठभेड़ों के लिए 80% पर्याप्त था। वह खड़ा था, एक आखिरी बार अपने पैरों का परीक्षण कर रहा था। दर्द पृष्ठभूमि शोर के लिए फीका पड़ गया था, प्रबंधनीय और अज्ञानी। उसके हाथों में अब दिखाई देने वाली जलन नहीं थी, हालांकि वे थोड़े कोमल रहे। मैथ्यू मिराज की पीठ पर कूद गया, काठी में बस गया। घोड़े ने अपने आराम के दौरान धैर्यपूर्वक इंतजार किया था, खुद को एक विश्वसनीय साथी साबित किया था। चलो दोस्त, हमारे पास फसल काटने के लिए और अधिक जीवन है, मैथ्यू ने कहा, मिराज की गर्दन के साथ सुंदर सफेद फर को सहलाते हुए। मिराज ने जवाब में फुसफुसाया और एक स्थिर ट्रॉट पर उड़ान भरी, शिकार के मैदान के इलाके में उसी अनुग्रह के साथ नेविगेट किया जो उसने पहले प्रदर्शित किया था। मैथ्यू ने अगले लक्ष्य के लिए स्कैन करते हुए अपनी इंद्रियों को सतर्क रखा। 19 के स्तर तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ एक और किल की जरूरत थी, अधिमानतः विंडलिंग्स की तुलना में कुछ कम चुनौतीपूर्ण, लेकिन उस अंतिम प्रतिशत को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त मजबूत था। शिकार का मैदान उनके सामने फैला हुआ था, जो खतरों और अवसरों से भरा हुआ था। आप 19 के स्तर पर पहुंच गए हैं। अधिसूचना को देखते ही मैथ्यू की आंखें चमक उठीं। उसने अभी अभी एक स्तर के 16 जानवर को मार डाला था, जिसे उसने शिकार के मैदान में गहराई तक धकेलते समय ठोकर खाई थी, एक ऐसा प्राणी जिसने मिराज पर चुपके से हमला करने की कोशिश की थी और कीमत चुकाई थी। मैथ्यू ने जानवर के कवच को अपनी भंडारण अंगूठी में संग्रहीत किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसने अगले 2 घंटे शक्तिशाली जानवरों की तलाश में बिताए। उस समय के दौरान उन्होंने 19 से 21 तक के स्तर वाले 5 प्राणियों का सामना किया। जिन जानवरों का सामना उन्होंने किया, उनमें से किसी में भी कोई मौलिक आत्मीयता नहीं थी, जिससे वे शुद्ध सी से बी रैंक राक्षस बन गए,
जो इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छे थे। मैथ्यू ने शिकायत नहीं की। मौलिक समानता वाले जानवर दुर्लभ थे और विंडलिंग्स के साथ उनकी लड़ाई एक भाग्यशाली मुठभेड़ थी जिसे उन्होंने अक्सर ठोकर खाने की उम्मीद नहीं की थी। अधिकांश जीव प्रकृति की मूलभूत शक्तियों में हेरफेर करने के बजाय विशुद्ध रूप से शारीरिक कौशल और वृत्ति पर निर्भर थे। अंधेरे आकाश को घूरते हुए वह दो मैथ्यू को ऊपर लटकते हुए देख सकता था, एक हल्का नीला और एक गहरा क्रिम्सन, न तो उसकी मूल दुनिया से एक चांदी के मैथ्यू से मेल खा रहा था। उसके मुंह से एक छोटी सी हंसी निकल गई। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास आप दोनों के साथ जुड़ने की शक्ति कब होगी। वहां ऊपर। दूसरा और तीसरा अभयारण्य। यही वह जगह है जहां उन मैथ्यूज ने कथित तौर पर नेतृत्व किया, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बहुत कम जानकारी थी। पहले अभयारण्य से परे उच्च क्षेत्र, जहां शक्ति पूरी तरह से अलग पैमानों पर संचालित होती थी। जब से उन्होंने इस दुनिया में होश प्राप्त किया था, मैथ्यू कभी भी अपने माता पिता के नामकरण विकल्प के पीछे के तर्क को समझने में सक्षम नहीं थे। उनके पास निश्चित रूप से अजीब स्वाद था। उन्होंने अपने बच्चे का नाम सबसे कमजोर खगोलीय पिंड के नाम पर रखा। अगर उन्होंने उसका नाम सूर्य या शनि रखा होता तो वह समझ जाता कि वे चाहते थे कि वह चमकता है, प्रकाश का स्रोत बने। अगर उन्होंने उसे स्टार नाम दिया होता तो वह भी समझ जाता, लेकिन मैथ्यू, वह कभी नहीं समझ पाया। हालांकि यह अजीब है, मैं इसे कभी भी दुनिया के लिए एक्सचेंज नहीं करूंगा, वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। यह नाम उनके माता पिता से एकमात्र चीज बची थी, उन लोगों से उनका संबंध जिन्होंने अपने जीवनकाल में उनके लिए बहुत अधिक बलिदान किया। मिराज, प्रतीत होता है कि मैथ्यू के मूड को महसूस करते हुए एक नरम निकर निकाला। मैथ्यू हंसे और घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए, क्या आप मुझे सांत्वना दे रहे हैं? यह आपके लिए प्यारा है। आसमान में तेजी से अंधेरा होने के कारण मैथ्यू को रात के लिए खुद को ठहरने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। वह बेस पर नहीं लौट सका, वह पहले से ही दसियों मील दूर था और वह महसूस कर सकता था कि मिराज अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। घोड़े ने सराहनीय प्रदर्शन किया था, लेकिन यहां तक कि माउंट को भी आराम की जरूरत थी, वे मशीन नहीं थे। आकाश में अंधेरा छा गया था, यहां तक कि मैथ्यू ने भी खुले जंगल में रहने की हिम्मत नहीं की, खासकर इस शिकार के मैदान में। विंडलिंग्स के साथ उनकी पहले की लड़ाई ने साबित कर दिया था कि वह अजेय नहीं थे, करीब भी नहीं थे। उसका दिमाग उस लड़ाई को दोहराता रहा। अगर वह एक साथ काम करने वाली विंडलिंग्स की एक जोड़ी के खिलाफ ठोकर खाई थी, तो उसे यकीन नहीं था कि वह इस प्रक्रिया में हजारों लोगों की जान खोए बिना जीवित रहेगा या यहां तक कि स्थायी रूप से मर जाएगा यदि वे अपने रिस्पॉन पॉइंट को शिविर में डालने के लिए पर्याप्त समन्वित थे और इससे पहले कि वह बच सके, उसे बार बार मार डाले। जितना वह इसे स्वीकार करने से नफरत करता था, सैद्धांतिक रूप से एक से अधिक बार मरने की क्षमता होने के बावजूद मनुष्य इस क्रूर दुनिया में शीर्ष शिकारी नहीं थे। जानवरों को स्वाभाविक रूप से मजबूत, अधिक टिकाऊ और अधिक सहज रूप से मन से जुड़े होने का लाभ था। वे उस शक्ति में पैदा हुए थे जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को लड़ना पड़ता था और पंजा मारना पड़ता था ताकि वे जीवित रह सकें। मनुष्यों के पास केवल एक ही वास्तविक लाभ था, प्रणाली के माध्यम से लाइव्स के रूप में जानी जाने वाली मुद्रा में शक्ति प्राप्त करने की क्षमता। जहां तक नव प्रवर्तक और बुद्धिमान प्रजाति होने की क्षमता का सवाल है, यह बस मामला नहीं था। पहले अभयारण्य में कई प्रजातियां अधिक नवीन और अधिक बुद्धिमान थी। कोई भी वास्तव में इस तरह की घटना के पीछे के तंत्र को नहीं समझता था। मैथ्यू ने निश्चित रूप से नहीं किया। हत्या ने जीवन क्यों दिया? मौत की कीमत उन्हें क्यों चुकानी पड़ी? ऐसा तंत्र सबसे पहले क्यों मौजूद था? प्रणाली मौजूद थी। सभी ने इसे खुली बाहों से स्वीकार किया। लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता था कि इसने इस तरह से काम क्यों किया। एक से अधिक बार मरने की क्षमता होना निर्विवाद रूप से शक्तिशाली था, लेकिन यह एक धोखा कोड या जीवित रहने की गारंटी नहीं थी। ऐसे अनगिनत तरीके थे जिनसे जानवर और यहां तक कि मनुष्य भी पुनरुत्थान यांत्रिकी को दरकिनार कर सकते थे। भारी मांग वाले क्षेत्र जिनमें प्रति मृत्यु सैकड़ों या हजारों लोगों की जान चली जाती है। विंटर बीस्ट के चैम्बर जैसे इंस्टेंट डेथ जोन जो पूरी तरह से तंत्र के माध्यम से फिर से पैदा होने से रोकते थे, मैथ्यू अभी भी समझ में नहीं आए थे।
समन्वित दुश्मन जो शिविर अंक पैदा कर सकते हैं और आपको प्रतिक्रिया करने की तुलना में तेजी से खत्म कर सकते हैं। और ये सिर्फ वे खतरे थे जिनके बारे में मैथ्यू अपने सीमित अनुभव से जानते थे। उच्च अभयारण्यों में और क्या प्रतिबंध मौजूद थे? तत्काल मृत्यु क्षेत्र क्यों मौजूद थे? ये सभी सवाल थे जो उसके दिमाग में थे, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला। मैथ्यू को नहीं पता था। एसोसिएशन ने उस जानकारी को प्रकाशित नहीं किया और उन कुछ जागृतिकों को भी याद किया गया है जिन्होंने उत्तर खोजने के लिए पर्याप्त गहराई तक उद्यम किया था, उन्हें साझा करने के लिए कभी नहीं लौटे। व्यवस्था सत्ता में लिपटी एक रहस्य थी। इसने दिया, यह लिया, और यह उन नियमों द्वारा संचालित होता है जो तब तक मनमाने ढंग से लगते थे जब तक कि आप नहीं सीखते, अक्सर घातक रूप से, कि वे बिल्कुल भी मनमाने नहीं थे। मैथ्यू ने दार्शनिक विचारों को हिलाकर रख दिया क्योंकि उन्होंने एक रक्षात्मक स्थान देखा, एक छोटी सी गुफा का प्रवेश द्वार जो आंशिक रूप से अतिवृद्धि से छिपा हुआ था, जो जमीन के शिकारियों से बचने के लिए पर्याप्त ऊंचा था। यह करेगा, वह बुदबुदाया, उतरकर मिराज को प्रवेश द्वार की ओर ले गया। गुफा के अंदर मैथ्यू को अंधेरे में एक स्तर का 18 जानवर मिला। यह रंगीन तराजू वाला एक इंद्रधनुषी सांप था जो कम रोशनी में भी झिलमिलाता था। उसने इसे एक संपीड़ित हवा के ब्लेड के साथ जल्दी से निपटाया, जो प्रतिक्रिया करने से पहले उसकी गर्दन के माध्यम से सफाई से कटा हुआ था। आपने एक स्तर 18 इंद्रधनुष सांप को मार डाला है। आपने 40 जीवन प्राप्त किए हैं। नाम, मैथ्यू। जाति, मानव। कक्षा, वर्गहीन। स्तर, 19, 1%। जीवन, 4039। ताकत, 28, चपलता, 30, संविधान, 33, मन, 40, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक, 5। कौशल, मौलिक हमला, 5 तत्व आत्मीयता, दृढ़ता, चांदी की त्वचा। प्रतिभा, ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल, कक्षा स्लॉट, 0/1। गुफा अंदर से कुछ हद तक विशाल साबित हुई, जिससे मैथ्यू और मिराज दोनों को बिना तंग महसूस किए आराम से बसने की अनुमति मिली। मैथ्यू ने अपने मौलिक नियंत्रण का उपयोग करके आग जलाई, उसे प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा की गई सूखी लकड़ी से खिलाया और क्रॉसलेग्ड बैठ गया। आज रात को नींद नहीं आएगी। वह निगरानी बनाए रखने के लिए मिराज पर भरोसा नहीं कर सकता था। जबकि घोड़ा अपनी प्रजातियों के लिए बुद्धिमान दिखाई देता था, मैथ्यू बहुत देर होने से पहले उसे खतरे के बारे में जानने और सचेत करने के लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। एक पल की देरी का मतलब इस शिकार के मैदान में मौत हो सकती है। उसका दिमाग उस समय में वापस चला गया जो उसने सेलिन के साथ छिपे हुए दायरे में बिताया था। वह वास्तव में एक अच्छी टीम की साथी, सक्षम, विश्वसनीय और अपनी कमजोरियों को कवर करने में सक्षम थी, जबकि उसने उसे कवर किया था। मुझे किसी बिंदु पर उससे संपर्क करना चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैं करूंगा। मैथ्यू ने सोचा कि उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक जानवर के शव को खींचा, जो मिराज के लिए उसके साथ खाने के लिए उपयुक्त था। क्या आप सोने से पहले दावत देने के लिए तैयार हैं? मैथ्यू ने घोड़े को नरम निगाहों से देखते हुए पूछा। मिराज ने जवाब में धीरे से हिनहिनाया और आवाज लगभग उत्सुक थी। मैथ्यू ने हंसते हुए मांस तैयार किया, ऐसे हिस्सों को काट दिया जो उन दोनों के उपभोग के लिए सुरक्षित होंगे। साहचर्य जितना सरल था, आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक महसूस हुआ। अगले दिन मैथ्यू मिराज के साथ बाहर निकला, जो रात भर एक बच्चे की तरह सोया था। मैथ्यू, इतना नहीं, वह यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे समय जागता रहा कि वे दोनों सुबह तक जीवित रहें। उसकी आंखें सामान्य से थोड़ी भारी महसूस हुईं, लेकिन उसका मन पूरी तरह से बहाल हो गया था और उसका शरीर कार्यात्मक था। चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं, यह पर्याप्त होना था। चीजें शायद ही कभी योजना के अनुसार काम करती थीं, और मैथ्यू समझ गए कि उन्हें इसके माध्यम से लड़ना होगा।